सीडीएस के एसोसिएट में कुछ आप टिप्स देना चाहते हो तो दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर द कैंडिडेट्स। जीएस का फियर भी मत क्रिएट करो और अननेसेसरली जीएस के सब्जेक्ट्स को चेज भी मत करो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस। आपने मुझे कहा था कि एक भी मैंने डायरेक्ट एंट्रीज के थ्रू एसएसबी नहीं दी, उसके पीछे क्या रीजन था? मेरे को बस यही लगता था कि एनडी है इस दुनिया में जो है, तो उसके कारण मैंने शायद कभी बाकी ऑप्शंस को एक्सप्लोर ही नहीं किया एंड इट वाज अ मिस्टेक। तो ऐसा कुछ इंसिडेंट आपको याद आ रहा है कि इंटरव्यू के टाइम पे आपसे पूछा गया हो एंड यू हैव हैंडल इट सो वेल? मैम ऐसा हुआ था। Hi everyone, welcome back to Defense Roger and I hope you're doing well. My name is Sheetal Yadav and Defense Aspirant एक अपॉर्चुनिटी है जो आपको सीडीएस एंड एसएसपी दोनों के लिए ही एग्जाम रेडी बना सकती है। अगर आप 2025 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये ओसवाल की बुक्स आपके लिए गेम चेंजर बन सकती है। सीडीएस चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज 12 ईयर सॉल्व पेपर्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड जीके, अ सेट ऑफ 3 बुक्स बाय ओसवाल। इसमें मिलेगा आपको 1500 से ज्यादा क्वालिटी प्रैक्टिस क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में, मैथ्स, इंग्लिश एंड जीके, अप्रैल 2025 के फुली सॉल्व पेपर्स लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, स्मार्ट माइंड मैप्स जिससे रिवीजन जल्दी और शार्प हो, 2019 से 2025 तक का ट्रेंड एनालिसिस ताकि आप स्मार्ट वे में प्रिपेयर कर सको, expert tip and strategy for cracking CDS in first attempt, and bonus included access to OSWAL 360 जिसमें mock test और digital prep tools भी included हैं। ये सिर्फ बुक नहीं है, एक full toolkit है जिससे CDS सक्सेसफुली क्लियर कर सको। और जब CDS क्लियर हो जाए तो असली पर्सनालिटी टेस्ट होता है, दैट इज SSP, और उसी के लिए एक प्रैक्टिकल और रिजल्ट ड्रिवन बुक है, अ प्रैक्टिकल अप्रोच टू SSP इंटरव्यू बाय कमांडर विकास यादव एंड सुमित कुमार सर। दे आर फाउंडर्स ऑफ LWS Delhi, एक वेल नोन कोचिंग अकेडमी। LWS ने हजारों कैंडिडेट्स का सिलेक्शन दिया है, चाहे रिटन हो चाहे एसएसपी, इन मल्टीपल एंट्रीज लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकेट एंड डायरेक्ट एंट्रीज लाइक एनसीसी एंड एसएससी टेक। यहाँ से टॉपर्स निकले हैं और जो फैकल्टी है वो भी एक्स एसेसर एक्सपीरियंस टीम की है जो खुद सिलेक्शन बोर्ड का पार्ट रह चुके हैं। यहाँ हर कैंडिडेट का OLQ परफॉर्मेंस एंड फीडबैक को पर्सनलाइज किया जाता है और इसी टारगेटेड मेंटोरशिप से डिफरेंस आता है रिकमेंडेशन और रिजेक्शन के बीच में। क्या अलग है इस बुक में? टास्क वाइज और टेक्निक वाइज ब्रेकडाउन, हर स्टेज का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, मॉक इंटरव्यूज, रोल प्लेस एंड साइकोलॉजिकल ड्रिल, OLQ डेवलपमेंट के लिए ग्रुप टास्क प्रिपरेशन, यहाँ लीडरशिप और कॉपरेशन दोनों का ही टेस्ट होता है, रियल फीडबैक बेस्ड एक्सरसाइजेस, अपनी परफॉर्मेंस को एसेस करने का टूल, प्रैक्टिस बेस्ड चैप्टर्स, सिर्फ पढ़ना नहीं है, हर सेक्शन के बाद प्रैक्टिस करो। सीडीएस और एसएसपी दोनों के लिए ही बेस्ट स्ट्रेटेजी सिंपल है, रिलायबल कंटेंट एंड फोकस्ड एफर्ट्स, और ओसवाल एंड LWS की बुक एग्जैक्टली वही देती है, क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और कंप्लीट प्रिपरेशन। Get these books, get serious and get ready to wear the uniform. Coming back to our video, in today's episode we have a very special guest. Today we have Aditya Yadav, who is All India Rank 1 in CDS IMA as well as Rank 1 in CDS OTA. Not only that, he's All India Rank 20 in CAPF and Rank 492 in UPSC Civil Services. Cracking 3 of the India's toughest exam in the same year is not an ordinary feat. How did he manage his time? What was his strategy? How can you learn from his journey? All that and more in this episode. Stay tuned till the end. Without any further delay, let's get back to the video. Hi Aditya, welcome to the platform. And मेरी जब आपसे लास्ट टाइम बात हुई तो वी वर टॉकिंग अबाउट सीडीएस आईएमए मेरिट लिस्ट, एंड उसके बाद लाइफ इज कंप्लीटली चेंज्ड एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी फॉर दिस वीडियो। Thank you so much, ma'am, and hello to you also. And thanks for giving me this opportunity also. Because I was following this channel when I used to be an aspirant. तो मेरे लिए भी आज इस प्लेटफॉर्म पे आना, दो आई एम लिटिल बिट लेट, आपने तो काफी टाइम से बोल रखा था, बट नाउ इट इज श्योर। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड आदित्य। इतनी लाइफ में रोलर कोस्टर के बाद इतने सारे अचीवमेंट्स रहे हैं, तो आई एम श्योर एवरीबडी इज सो प्राउड ऑफ यू। बट आई रियली वांट टू स्टार्ट विद योर जर्नी कि आपने कैसे चीजें प्रिपेयर करी, किस बैकग्राउंड से आप आते हैं, कहाँ से आपने स्कूलिंग में क्या स्ट्रीम था, ग्रेजुएशन किस में किया, अलॉन्ग विद दैट ये जो पूरी जर्नी है उसकी शुरुआत कैसे हुई, एंड योर जर्नी फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द एंड किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है? मैम जर्नी स्टार्टेड विद इन द फैमिली। ओके। So I come from a military background. My grandfather also served in Indian Army. My father was in Special Forces. तो when I was in 7th or 8th class में जब मैं था, तो there used to be a picture of my father in my room. तो at that time मुझे नहीं पता था, इतना नहीं पता था कि ये सब फौज वोज में ऐसे एनडी वेंडी ये सब होता है। बट उस टाइम मेरे स्कूल से कुछ बच्चे एनडीए में दे क्वालिफाइड एनडीए एग्जाम, फिर उन्होंने एसएसबी भी पास किया एंड दे मेड इट टू एनडीए। एंड फादर से भी थोड़ा मोटिवेशन है, थोड़ा क्या काफी कुछ मोटिवेशन फादर से भी आया। तो उस टाइम जो है ना 7th 8th के आसपास फिर मैंने ये सोचा कि मैं भी जो है फौज में एक करियर बना सकता हूँ।
हम्म। एंड देन व्हेन आई कंप्लीटेड माय 10th, तो 11th से ही फिर मेरा ये हो गया था कि आई हैव टू क्वालिफाई द एनडी एग्जाम। हम्म। ग्रेड जो अपनी 12th की है वो मैंने पीसीएम में की है मैम, अपने यहीं के एक स्कूल से। हम्म। एंड उसके बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी चला गया था हिंदू कॉलेज में, और वहां से मैंने अपना स्ट्रीम जो है चेंज कर लिया था। आई कंप्लीटेड माय बीए इन इंग्लिश लिटरेचर। ओके। उसके बाद जो है आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो हम्म। 12th में मैंने जो है एनडीए पास किया था, हम्म। एंड आई वाज रिकमेंडेड आल्सो। एंड आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने जो है सीडीएस, सीएपीएफ, सिविल सर्विसेज, ये सब एग्जाम दिए थे। हम्म। तो जर्नी में जो है, अगर शुरू से बताऊं तो इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ ए मिलिट्री बैकग्राउंड। हम्म। क्योंकि अगर मेरे ख्याल से माय फादर वाज नो इफ अगर मेरे फादर मेरे इंस्पिरेशन नहीं होते तो आई डोंट थिंक कि मेरे को फौज का ऐसा जितना कोई लगाव या मुझे होता। बिल्कुल। तो ये कुछ मैम थोड़ा सा जर्नी था। इसके अलावा ये है कि मैं स्टडीज में अच्छा था। हम्म। तो होपफुली जो ये सारे एग्जाम हैं, सीएपीएफ, सीएससी, ये मैं अपनी जो मेरी सॉलिड फाउंडेशन थी बिल्कुल। बेसिक एजुकेशन की, उसके कारण जो मैं कर पाया था। Sure. ऑल राइट देते हैं। पर एक एग्जाम निकलता है तो समझ में आता है, पर मल्टीपल जब आप एग्जाम क्रैक करते हो तो कहीं ना कहीं यू नो द बेसिक की एग्जाम की एक्सपेक्टेशंस क्या है। बट इन सबका बिहाइंड आई एम श्योर देयर मस्ट बी अ स्ट्रॉन्ग रीजन टू क्लियर ऑल दी डिफरेंट काइंड ऑफ एलीट सर्विसेज। तो उस चीज के लिए आपको इंस्पायर किसने किया, सिविल सर्विसेज के लिए एंड देन सीएपीएफ एंड देन डिफेंस ऑल्सो? मैम जब मैं अपने फाइनल सेमेस्टर में था कॉलेज में, तो एट दैट टाइम मुझे ये तो था कि अब क्योंकि मैं एनडीए से जो है मेडिकल आउट हो गया था, तो मेरे को ये था कि अब डिफेंस की साइड तो जो है जाना होगा नहीं। हम्म। तो मैंने सोचा कि अब जो है सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन शुरू की जाए। तो मेरे को याद है जब मैं अपने 6th सेमेस्टर में था अपने कॉलेज में, तो हम्म। 1 जनवरी 2023 को मैंने जो है अपनी सिविल्स की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। और हम्म। उसमें मेरा थोड़ा ये था कि बीच में ये जो 2 एग्जाम आएंगे, सीएपीएफ, सीडीएस, हम्म। सीजीएल एंड ऑल, ये भी मैं जो है अटेम्प्ट करूंगा। एंड आई इफ आई मेक इनटू देम तो हम देखते हैं फिर। बट हम्म। ये मोर और लेस जो है प्रिपरेटरी पर्पस के लिए थे, और ऐसा कोई इनका ये नहीं था कि मुझे ज्वाइन करना है। ठीक है। बट मेरा मेन एम जो था वो सीएससी हो गया था इसके हम्म। बाद, ठीक। अपने ग्रेजुएशन के बाद। तो हम्म। मैंने मैम मेन जो तैयारी की है वो तो सिविल सर्विसेज को ही अपना बेस मान के की है। हम्म। एंड इवेंचुअली क्या था कि न्यू दिल्ली में मेरे कॉन्टेक्ट थे डॉक्टर राकेश मलिक करके। तो हम्म। उन्होंने मुझे बताया कि तुम जो है सीडीएस के लिए भी अब फिट हो, क्योंकि जो मेरा पॉइंट था एनडी के रिजेक्शन का, इट वाज अ टेम्पररी वन। हम्म। तो मैंने सोचा कि यार जो चाइल्डहुड ड्रीम है वो तो सीडीएस ही रहा है, तो नाउ आई शुड स्विच बैक टू सीडीएस ऑल्सो। तो जब बिल्कुल। मेरा ये सिविल सर्विसेज का मेंस हो गया, तो हम्म। उसके अराउंड ही मेरा सीडीएस का एग्जाम था, तो मैंने वो एग्जाम भी दे दिया था। और सिविल सर्विसेज के मेंस के बाद जब रिजल्ट आया मेंस का एंड आई पास्ड इट, तो हम्म। उसके बाद मैं मोर और लेस फ्री हो गया था। तो आई वाज लाइक कि अब सीडीएस को एक बार दे के देखते हैं, एंड इफ गॉड विशेस तो आई विल मेक इट। तो बिल्कुल। मैम दिस इज हाउ इट हैपेंड। एंड मीनवाइल जो सीएपीएफ का एग्जाम था वो 2023 में मैंने पास आउट होने के बाद दिया था। हम्म। एंड उसका भी जो है सिमिलर रीजन था कि जो है कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ, बट एज ए बैकअप हमें और भी जो चीजें हैं ना वो रखनी पड़ती हैं, जैसे सब एस्पिरेंट रखते हैं। हर हर एस्पिरेंट इनफैक्ट फॉर्म तो हर एक एग्जाम के ही डालता है। आई हम्म। वाज जस्ट लकी कि मेरे वो एग्जाम क्वालिफाई हो गए, दैट। राइट। अब तो हम एक एक एग्जाम को डिस्कस करते हैं प्रिसाइजली, स्टार्टिंग विद सीडीएस बिकॉज आपका रिटन स्कोर भी काफी अच्छा रहा है एंड ये ओवरऑल मेरिट यू हैव स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक 1। तो कहीं ना कहीं रिटन का जो एग्जाम है यूपीएससी कंडक्ट करता है तो बच्चों को फियर फैक्टर भी रहता है। तो प्रिसाइजली सीडीएस के एसोसिएट में कुछ आप टिप्स देना चाहते हो तो दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर द कैंडिडेट्स। मैम रिगार्डिंग सीडीएस, जो मैंने 2-3 सीडीएस दिए हैं सो फार, आई हैव रियलाइज्ड कि जो जीएस का लेवल आ रहा है आज के दिन सीडीएस में, इट इज मोर और लेस इंस्पायर्ड फ्रॉम सिविल सर्विसेज। ओके। तो जीएस से घबराने के बजाय आई वुड रिकमेंड कि मैथ और इंग्लिश जो है, एंड नो डाउट इंग्लिश का भी लेवल अब काफी अच्छा हो गया है। अभी हम्म। थोड़े दिन पहले एग्जाम हुआ था, उसमें भी काफी जो है अच्छे लेवल की इंग्लिश आई थी। तो हम्म। इन दोनों में से आप किसी एक को, या तो हम्म। मैथ्स को या इंग्लिश को, अपना जो है ना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाएं। जैसे कि मेरा स्ट्रॉन्ग होल्ड मैम जो है वो इंग्लिश था। मैं हम्म। आपके साथ मार्कशीट भी शेयर करूंगा। मैं मेरे जो पिछले सीडीएस था उसमें मेरा इंग्लिश का स्कोर 85 था। ओके। एंड उससे ये होता था कि जब एक सब्जेक्ट में इतना स्कोर आ जाता है तो फॉर क्वालिफाइंग द कट ऑफ, हम्म। बाकी जो सब्जेक्ट्स है उसमें आपको इतना स्कोर नहीं करना पड़ता। बिल्कुल। तो एडवाइस और टिप तो मेरा यही है कि या तो आप मैथ को स्ट्रॉन्ग बनाओ या इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाओ। हम्म। अननेसेसरी जीएस का फियर भी मत क्रिएट करो, और अननेसेसरली जीएस के सब्जेक्ट्स को चेज भी मत करो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस। बिल्कुल। गिवन कि आपने मैथ्स और इंग्लिश को अगर स्ट्रॉन्ग कर लिया है हम्म। तो मेरा जो सीडीएस में था, मैं मेरा अल्टीरियर मोटिव जो है वो यही था कि मैं इंग्लिश में इतने मार्क्स लाऊंगा हम्म। कि मेरा ओटीए का कट ऑफ भी नहीं रुकेगा और मेरा आईएमए का कट ऑफ भी नहीं रुकेगा। इनफैक्ट जो मैंने शुरू के सीडीएस दिए थे उनमें तो मैंने एएफए डाला था, तो हम्म। एएफए के कट ऑफ से मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं।
एंड गिवन कि मेरा जो बैकग्राउंड था वो इंग्लिश लिटरेचर में था, तो इंग्लिश पे जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है मैंने बनाया था। और सीडीएस के पीवाईक्यूज वगैरह ये सब कर करके मैंने अपना मतलब एक तरह से एक किला बना लिया था इंग्लिश को। तो उससे मेरे मार्क्स हो जाते थे कि मैं कभी मेरे को कोई मेरिट का इशू हुआ नहीं। ओके। उसके साथ साथ सीएपीएफ की भी अगर मैं बात करूँ तो दोनों एग्जाम में थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है सिलेबस के अंदर और पैटर्न के अंदर भी, तो उसके रिगार्डिंग कोई सजेशन है? बिकॉज अगर कोई इंसान दोनों चीजों को साथ प्रिपरेशन में ले रहा है तो कैसे करना चाहिए उसे? मैम सीएपीएफ का जो है ना पेपर वन जो है इट इज मोर और लेस, इट वो कोइंसाइड करता है जीएस के साथ जो कि सीडीएस में आती है। जी। तो अगर आप सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो मैं ये कहूंगा कि सीडीएस की प्रिपरेशन इतनी अच्छी करो कि सीएपीएफ पेपर वन में आपका स्कोर जो है मैक्सिमाइज हो। क्योंकि सीएपीएफ पेपर टू जो है इन माय पर्सनल व्यू, सी पेपर टू में क्या होता है कि आप एक सर्ट एक एवरेज स्कोर को ही जो है ला सकते हैं। जैसे कि उसमें गैप आप इतना बड़ा नहीं रख सकते। जो अच्छा स्टूडेंट है वो 110 ले आएगा मे बी, और जो एवरेज स्टूडेंट है जो ठीक ठाक तैयारी कर गया है वो भी 100 के आसपास ले आएगा। तो बिल्कुल। गैप बनाने का जो काम सीपीएफ में पेपर वन करता है। तो जब हम्म। मैं तैयारी कर रहा था तो पेपर टू के साथ ठीक है मैंने प्रैक्टिस की थी, एंड कुछ सोर्सेज थे उनमें से भी जो है क्वेश्चन डायरेक्ट हिट हो गए थे। लेकिन मेरा जो एम था वो ये था कि पेपर वन में मैं अपने मार्क्स को जो है 150 और अबव रखूं, बिल्कुल। ताकि इन केस पेपर टू में मैं जो एवरेज मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो आ जाए, और उसके बाद जो है मेरिट का कोई सिनेरियो ना हो अगर इंटरव्यू में भी एवरेज मार्क्स आते हैं। राइट राइट। तो सीएपीएफ के रिगार्डिंग भी मैं यही कहना चाहूंगा कि नो डाउट बच्चों का जो है पेपर टू को लेकर थोड़ा फियर रहता है, बट ऐसा नहीं है। पेपर टू की अगर आप एक सर्टेन लेवल तक प्रैक्टिस करोगे सही तरीके से, आप अगर जो है पैटर्न्स वगैरह अगर समझ लोगे कि ऐसे कैसे लिखना, आर्गुमेंट कैसे लिखना है, तो उसके बाद आप एक एवरेज नंबर ऑफ मार्क्स लेके आ सकते हो पेपर टू में। राइट। बट जो गैप है वो आपको पेपर वन में बनाना होगा। तो सीएपीएफ के लिए आई थिंक कि आपको स्टिल पेपर वन पे थोड़ा सा फोकस रखना चाहिए। क्योंकि मैंने जो सीएपीएफ दिया था 2023 का, उसमें उससे पिछले में जो टॉपर थे हिमांशु वत्स, उनके पेपर वन में ही अराउंड 90 मार्क्स थे। तो इतना ह्यूज गैप क्रिएट हो जाता है पेपर वन में ही कि आप इजिली मेरिट में बना सकते हैं अपना नाम। बिल्कुल। आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग बेस था, पर कहीं ना कहीं जीएस पे इंपॉर्टेंस रखता है अगर आपको कट ऑफ क्लियर करना है, या कई लोग जीएस पे अच्छा स्कोर करना चाह रहे हो, तो किन किन एरिया के अराउंड ज्यादा स्कोरिंग हो सकती है? बिकॉज आपने एग्जाम रिसेंटली दिया है, पैटर्न को भी आप अच्छे से समझते हैं, तो जीएस के रिगार्डिंग अपनी स्ट्रेंथ श्योर को आपने कैसे आइडेंटिफाई किया और कैसे आपने उस पर काम किया? मैम, जीएस के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें अगर आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं हम्म। तो आई थिंक कि किन्हीं दो चीजों पे आपका सबसे ज्यादा फोकस हो, तो वो है साइंस और करंट अफेयर्स। हम्म। कि ये कंट्रोलेबल्स हैं, यहाँ पे जो प्रेडिक्टेबिलिटी है वो हाईएस्ट है। हम्म। अगर आप इन सब्जेक्ट्स को चूज एंड पिक करोगे, जैसे एंशियंट हिस्ट्री हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, तो देर इज हाई पॉसिबिलिटी कि आप जो पढ़ के गए हो जो सोर्स उसमें से कुछ ना आए। बिल्कुल। ठीक है, कि मोर और लेस मेरे को तो ऐसा लगता है कि सीडीएस जो है एक टेस्टिंग अरेना हो गया यूपीएससी के लिए। क्योंकि जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं वो भी इन एग्जाम्स को अटेम्प्ट करते हैं जस्ट फॉर द प्रैक्टिस। तो यहाँ पे जो है ना एंशियंट वगैरह वो इस तरह की डाली जाती है कि वहाँ के बच्चों को जो है थोड़ा चैलेंजिंग लगे सिविल सर्विसेज वालों को, और लगती भी है। हम्म। तो अगर आप एंशियंट को, आर्ट एंड कल्चर को, मेडाइवल को, इनको टारगेट करने की सोच रहे हैं तो आई थिंक आपको थोड़ा सा स्ट्रेटजी में चेंज करना चाहिए। जीएस को अगर आप टारगेट कर रहे हैं सीडीएस में, तो सबसे हाई प्रायोरिटी पे आप साइंस को रखें। उसके बाद आप करंट अफेयर्स, उसके बाद पॉलिटी को, देन ज्योग्राफी, देन इकोनॉमी, देन हिस्ट्री। राइट। एंड ज्योग्राफी के साथ आप थोड़ा इन्वायरमेंट को भी जो है सिंक करके पढ़ें, क्योंकि दोनों ही जो है ना काफी मतलब कोइंसाइड करते हैं आजकल। बिल्कुल। क्योंकि बच्चे इग्नोर करते हैं ना इन्वायरमेंट एंड ऑल को, तो मैं ये बात कह रहा हूँ। तो ओके। इस तरह से अगर आप जीएस की प्रिपेयर करेंगे तो इजीली आप 40-45 मार्क्स लेके आ सकते हैं। अगर और डेप्थ में जाएंगे तो अनडाउटेडली यू कैन क्रॉस 50 मार्क्स। राइट आदित्य। आदित्य, मुझे एक लाइन दिमाग में आ रही है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। और जनरली जब भी कोई बच्चा प्रिपरेशन में उतरता है और आसपास वाले लोगों को पता है कि प्रिपेयर कर रहा है, तो लोग डर भी डाल देते हैं कि अरे अरे ऐसा करोगे तो कहीं के नहीं रहोगे और यू वोंट बी एबल टू प्रिपेयर। बट उस टाइप पे एक माइंडसेट स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और साथ ही साथ खुद पे कॉन्फिडेंस। तो सराउंडिंग फैक्टर्स के रिगार्डिंग कभी चैलेंज फेस नहीं हुआ कि दे आर डिस्टर्बिंग यू एंड प्रिपरेशन में कहीं परेशानी आई हो? मैम, ऐसे तो कुछ चीजें थी सराउंडिंग में, बट अभी मैं उनको ब्रिंग अप नहीं करूंगा। ओके। लेकिन हाँ, जैसे कि आपने कहा कि कुछ लोग कहते थे कि दिस इज नॉट द राइट वे टू गो अबाउट इट, क्योंकि इतने सारे एग्जाम्स आप एक साथ टैकल नहीं कर सकते। मैम बिल्कुल। एक्चुअली इससे पहले मैं तो सिर्फ यही सुना था कि सिविल सर्विसेज का बैकअप इन सबको रखा जाता है। बट हाँ। मेरा ये था कि अगर मैं एग्जाम दे रहा हूँ तो मेरा पूरा अटेम्प्ट इस बात पे ही रहेगा कि आई पास इट। हम्म। एंड इवन कि मैं अपना एक्स फैक्टर पूरी जर्नी का जो है वो अपने सेल्फ बिलीफ को ही मानता हूँ। ठीक है। ठीक है। तो हम्म।
सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है आई गेस कि अगर आपने मैनिफेस्ट कर रखा है, आपने खुद सोच रखा है कि मैं ये काम कर दूंगा, तो अनडाउटेडली मुझे नहीं लगता है दुनिया में से कोई ताकत है जो आपके काम को रोक सकती है। बिल्कुल। तो अनडाउटेडली ऐसे थे चैलेंजेस जिनमें कि लगा था कि भाई इतने सारे एग्जाम्स अगर एक साथ मतलब मैं लेके चलूंगा तो हम्म किसी दूसरे पे टाइम कट करना पड़ेगा। बट हम्म थोड़ा अगर स्ट्रेटेजिकली हम टाइम को मैनेज करें, हम्म। जैसे जो एग्जाम पास आ रहा है अगर उसको हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंस ज्यादा दे दें और जो बिल्कुल। कॉमन एरियाज हैं उनको हम वैसे पढ़ते रहें, तो आई गेस एग्जाम्स टैकल हो सकते हैं। हालांकि मैम मैं ये बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूंगा कि आप इन सब एग्जाम्स को एक साथ तैयार करें। हाँ हाँ। मैं तो इनफैक्ट कंप्लीटली बोलता हूँ कि आई वाज लकी कि मेरे सारे एग्जाम्स पास हुए हैं। ओके। नो डाउट आई स्टार्टेड द प्रिपरेशन माई सेल्फ, बट लक का फैक्टर है क्योंकि एक हो जाता, दो हो जाते, बट अगर सारे में तो इट वाज रिटन, इट वाज डेस्टाइन्ड दिस वे। ओके। बट व्हाई ओनली दीज टू एग्जाम्स डिफेंस के भी? जैसे अगर मैं बात करूँ, एनडीए आपने पहले दिया, फिर सीडीएस दिया। आपने मुझे कहा था कि एक भी मैंने डायरेक्ट एंट्रीज के थ्रू एसएसबी नहीं दी। उसके पीछे क्या रीजन था? वर यू वेरी फर्म कि इसी एंट्री के थ्रू जाना है, या इसमें कुछ पर्क्स एंड प्रिविलेजेस थे जिसकी रीजन से आपने इसी एंट्री को चूज किया था? मैम एक्चुअली इट वाज नॉट फर्मनेस, इट वाज रेदर रिजिडिटी। तो मेरे को, मैं जब अपने यंग डेज में था एंड 11th एंड 12th, तो मेरे को ये लगता था कि एनडी इज एवरीथिंग। तो ओके। ये टीजीसी एंड सॉरी टीईएस एंट्री है एंड और जो अदर डायरेक्ट एंट्रीज है एनसीसी वगैरह, हम्म। तो आई नेवर गेव इट थॉट बिकॉज आई ओके। वाज रिजिड एंड आई कंप्लीटली एग्री टू इट नाउ। ओके। अगर कोई और एस्पिरेंट है तो ही शुड गो फॉर ऑल एसएसबीज, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। हम्म ऑल ट्रेनिंग्स आर सेम, ठीक है, ऑल सर्विसेज आर सेम, ठीक है, हम्म। यू मोर और लेस गेट द सेम एक्सपोजर, और जो रैंक्स हैं वो भी तो सेम है। बिल्कुल। तो मैम ऐसा था कि डायरेक्ट एंट्रीज को ना देने का इट वाज माय रिजिडिटी, हम्म। इट वाज नॉट माय फर्म। मेरे ओके। को बस यही लगता था कि एनडी है इस दुनिया में जो है कुछ, तो उसके कारण मैंने शायद कभी बाकी ऑप्शंस को एक्सप्लोर ही नहीं किया एंड इट वाज अ मिस्टेक। ओके। बट एनीवे, इट हैज टर्न आउट टू बी ब्यूटीफुल जर्नी। तो आदित्य, अगर मैं एक और, अब हम एसएसबी को बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं, बिकॉज बहुत सारे एस्पिरेंट, स्पेशली डिफेंस एस्पिरेंट आपका वीडियो देख रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं जो एक माइंडसेट फैक्टर होता है एसएसबी की पूरी जर्नी में, काफी मायने रखता है। यू हैव सीन स्क्रीन आउट्स, यू हैव सीन कॉन्फ्रेंस आउट, एंड यू हैव सीन ब्यूटीफुल टू रिकमेंडेशन। तो इस पूरी जर्नी में आपने हर तरह का चैलेंज देखा है, स्पेशली अराउंड इफ यू गोइंग फॉर द वेरी फर्स्ट एसएसबी। अगर कोई कैंडिडेट देख रहा है तो यू सी अ लार्ज क्राउड, बहुत सारे दूर दूर तक प्रॉपरली ड्रेस्ड अप कैंडिडेट्स दिखते हैं, और ऐसा लगता है कि पता नहीं अंदर जाके क्या ही होगा और कैसे परफॉर्म करना है। स्केरी लगता है, स्केरी भी लगता है मैम थोड़ा, सॉरी राइट। टू इंटरप्ट। राइट। एग्जैक्टली, इट सीम्स वेरी स्कैरी। ऊपर से उनको प्रॉपरली ड्रेसअप देख के, उनका बैकग्राउंड हम प्रिज्यूम करते हैं, कुछ डिफेंस बैकग्राउंड से आते हैं, कुछ अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, काफी प्रिविलेज्ड बच्चे भी आते हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं। बट एनीवे, स्क्रीन आउट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल टू सी योर सेल्फ फॉर नेक्स्ट 4 days. So any suggestion for screening test, because that is one of the crucial test in the SSP? मैम आई हैव बीन स्क्रीन आउट 1 or 2 times एंड नॉट मोर देन 2 times आई गेस, हाँ 2 बार हुआ हूँ। Okay. एंड उसके बाद फिर आई नेवर गोट स्क्रीन आउट, क्योंकि आई थिंक कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन स्क्रीनिंग इज पीपीडीटी, और पीपीडीटी में भी इट इज द लॉजिक ऑफ द स्टोरी। अगेन इट इज माई पर्सनल बिलीफ, हो Right. सकता है किसी कोचिंग में आप जाएं, दे माइट नो Mm-hmm. ब्रिंग अप सम अदर एक्स फैक्टर, तो Mm-hmm. सारी चीजें मायने रखती है। बट व्हाट आई फिगर्ड आउट थ्रू माय ओन जर्नी, ये Right. एसएसबीज देखे, कि Mm. अगर स्टोरी लॉजिकल है एंड नरेशन हैज बीन स्मूथ, Okay. ठीक है, एंड 3-4 बार आपने जो है लॉजिकल पॉइंट्स दिए हैं डिस्कशन में, तो आई Right. थिंक यू विल गेट थ्रू। Okay. बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है इतने इतने कम टाइम में अगर स्क्रीनिंग में कोई चीज जज हो सकती है तो इट इज प्योरली लॉजिक। ठीक है, आपकी बाकी पर्सनैलिटी मुझे नहीं लगता कि इतने कम टाइम में कोई जज कर पाता होगा। एंड मैंने तो यही फिगर आउट किया था, तो व्हाट आई स्टार्टेड, जब मैं स्क्रीन आउट हुआ उसके बाद मैंने इंश्योर किया Mm-hmm. कि अब आगे से जितनी भी स्टोरीज बनाऊंगा Mm-hmm. उसमें लॉजिक को जरूर रखूंगा, Mm-hmm. कि रीजनिंग को रखूंगा कि वाई आई मेड दिस कैरेक्टर सो एंड सो, और Mm-hmm. उसने ऐसा एक्ट क्यों लिया। तो बेसिकली जो बिकॉज वाला फैक्टर है, जो रीजनिंग है अपने Okay. किसी भी एक्शन के पीछे, तो मैं वो स्टोरी में डालने लग गया था। एंड Mm-hmm. मैम इवेंचुअली क्या हुआ कि जब सीडीएस की एसएसबीज आई, Mm-hmm. तो अभी अगेन थोड़ा स्पेसिफिक केस हो जाता है, लेकिन Mm-hmm. जब सीडीएस की एसएसबीज आई तो आई वाज एट दैट टाइम प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। Okay. मतलब आई स्टार्टेड एंड मेंस के बाद भी मैंने एसएसबी दी है, तो उस दौर में क्या हुआ कि जो सिविल्स की नॉलेज है Mm-hmm. इट वाज समवेयर रिवॉल्विंग इन माय माइंड। तो Mm-hmm. फिर मैंने स्टोरीज में भी जो है अपने करेक्टर को ये आईएएस एंड ऑल ये सब बनाना शुरू कर दिया था। एंड आई थिंक कि उस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी के साथ मैं रेजोनेट कर रहा था उस टाइम पे, इसलिए मैंने बनाया है। मैं ऐसा सजेस्ट भी नहीं करता, ना मैं इस बात पे वाउच कर सकता हूँ कि Okay. अगर आप ऐसी स्टोरीज बनाएंगे तो आप स्क्रीन हो जाएंगे। Mm-hmm. बट सिंपली बात यह है कि जो आपकी ट्रू सेल्फ है, इफ यू आर कमिंग फ्रॉम ए हम्बल बैकग्राउंड, फ्रॉम ए फार्मिंग बैकग्राउंड, ठीक है, या मिलिट्री बैकग्राउंड,
तो कीप योर सेल्फ रियल। तो हम्म उस टाइम पे जो है मैं बहुत पढ़ता रहता था स्कीम्स एंड ऑल ये सब सिविल्स की तैयारी में। हम्म तो मेरे दिमाग में फिर उसी तरह की जो है ना आइडियाज घूमते थे कि इफ वी इम्प्लीमेंट दिस स्कीम ये वो। तो फिर मैंने मैम स्क्रीनिंग में स्टोरी जो है उन्हीं पे बनाना शुरू कर दिया एंड आई वाज लकी इनफ कि मैं उनमें लॉजिक डाल देता था तो मैं स्क्रीन इन हो गया। आदित्य, कुछ और फैक्टर्स हैं मुझे लगता है कि वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, हमें उन एरियाज के अराउंड भी डिस्कशन करना चाहिए। स्पेसिफिकली किसी भी इंसान की पर्सनालिटी काफी मायने रखती है। आप कितना ही प्रिपेयर कर लो, रिटर्न आप क्लियर कर सकते हो, बट इंटरव्यूज आर और अ वेरी डिफरेंट साइड। स्पेसिफिकली यू हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ, ड्रेसिंग सेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनैलिटी, अलॉन्ग विद दैट आपकी बॉडी लैंग्वेज तक इतना इम्पैक्ट करती है। तो आपने इन सारे फैक्टर्स को कैसे दिमाग में रखा और कैसे प्रिपेयर प्रिपेयर किया? मैम इन सब में से अगर मैं किसी चीज को सबसे ऊपर रखता था तो इट वाज अनडाउटेडली कम्युनिकेशन। ओके। क्योंकि मुझे ये पहले भी सिखाया गया था बताया गया था कि अगर आप स्मूथ वन लाइन इफेक्टिव कम्युनिकेशन रखते हैं ना वेर यू डू नॉट स्टटर हाँ हाँ। तो आपका जो इम्प्रेशन है वो 2x और 3x हो जाता है। हम्म तो कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग मैं बस यही कहूंगा कि जितना हो सके आप अपने कॉलेज में स्कूल में जितना एक्सट्रोवर्टिज्म आप रख सके जितना सोसाइटीज में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं जितना स्टेज पे आप बोल सके प्लीज उतना करिए। क्योंकि अगर आपके अंदर बोलने का फियर है या सोशलाइज करने का फियर है तो वो अल्टीमेटली खत्म इसी चीज से होता है जिससे आप फियर कर रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा जो है ना आप पार्टिसिपेट करिए इवेंट्स में ज्यादा से ज्यादा स्टेज पर बोलिए और कम्युनिकेशन को जो है ना वन लाइनर टाइप रखिए। अगर आप स्टटर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी इंटीग्रिटी पे भी डाउट हो जाता है कि बंदा सोच कुछ रहा है बोल कुछ हो रहा है। तो इफेक्टिवली अगर आपको कम्युनिकेट करना है तो कीप इट स्मूथ। तो उसको आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप अपनी वोकैब में जो है ना उसको अपनी वोकैब को अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाए। इतना ज्यादा वर्ड्स का भी वर्बोसिटी भी नहीं होनी चाहिए लेकिन जो वर्ड्स का यूसेज है वो थोड़ा प्रोफेशनल भी लगे। तो आई थिंक कि वो आपको एक एज देगा। जैसे कि कुछ कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज का मैंने देखा है कि वो अगर एसएसबीज में या फिर सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू मैंने देखा तो उनकी जो वे ऑफ स्पीकिंग है वो स्लाइटली डिफरेंट थी एक एवरेज पर्सन से। तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट डालती है। आदित्य, साइक पार्ट एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एसएसपी इंटरव्यू का जहाँ पे बहुत सारे ट्रेड्स दिखते हैं आपकी पर्सनालिटी के। तो मैं चाहती हूँ टीएटी, डब्ल्यूएटी, एसआरटी एंड एसडी को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करें। स्पेसिफिकली आप कैसे आइडियाज जनरेट करते हो, आपका थॉट प्रोसेस क्या रहता है इसके रिगार्डिंग। स्टार्टिंग विद टीएटी, बिकॉज यहाँ पे 12 पिक्चर्स दिखाई जा रही हैं और हर पिक्चर का एक डिफरेंट स्टोरी लाइन है। आपका किस तरह से स्टोरी आप बना रहे हो, आप कंप्लीटली अपने एक्सपीरियंस बेस्ड या अपने थॉट प्रोसेस बेस्ड रहता है। तो आपका नैरेटिव क्या रहता है कि जब आपके सामने एक पिक्चर आती है, यू कैन टेक एनी एग्जांपल ऑल्सो, या आप किस एरिया के अराउंड ज्यादा प्रेफर करते हैं कि आप स्टोरी बनाएं, अलोंग दैट किस तरह से आप स्टोरी को एंड करते हैं? मैम ओवर द इयर्स जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे तो जो एक्शन का पार्ट होता है ना दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ स्टोरी। क्योंकि फर्स्ट 2 और 3 लाइंस में आप उसका इंट्रो देते हैं लास्ट 2 3 लाइन में आप वो जो है कंक्लूजनरी लाइंस होती हैं। तो जो मिडल पार्ट है दैट इज द एक्शन पार्ट उसको मैं कोशिश करता था कि ज्यादा से ज्यादा इलेबोरेटिव और डिटेल्ड रखूं कि अगर मैं कोई एक्शन करा रहा हूं तो उसके पीछे मैं फिर 4 बातें और बताऊं कि उसमें उसने रीजनिंग क्या दिया किस रिसोर्सेज का यूज किया किसको कॉल किया किस जो है ना गवर्नमेंट अथॉरिटी का यूज किया या फिर किस स्कीम को लेके आया। तो उसमें जितना डिटेलिंग एक्शन पार्ट में हो सकती है आई थिंक कि वो आपके आंसर को आपकी स्टोरी को सब्सटेंशिएट कर देगा। एक बार आपकी स्टोरी सब्सटेंशिएट हो गई तो उसको कंक्लूड करना आसान हो जाता है बिकॉज आपने अपने एक्शन के पीछे लॉजिक दिया है। तो उस तरह के आउटकम की तरफ अब आप अपने कंक्लूजन को मोड़ भी सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 12 स्टोरीज बना रहे हैं तो एटलीस्ट 5 6 स्टोरीज या फिर ज्यादा स्टोरीज को आप काफी डिटेल्ड लिखें इन द एक्शन पार्ट ओनली। कुछ लोग क्या करते हैं जैसे मैं भी करता था मैम इन अर्लियर डेज कि जो स्टार्टिंग पार्ट होता है जो 2 3 इंट्रोडक्टरी लाइंस होती हैं उन्हीं को जो है 5 6 लाइंस में एक्सटेंड कर देता था कि वो वहां से आया देन ही डिड दिस ये वो। तो एक्चुअली में जो एक्शन पार्ट है कि अब स्टोरी में करना क्या है उस पर शायद हम कभी पहुंच ही नहीं पाते एंड वो छोटा रह जाता है। तो अगर आप एक 10 लाइन की स्टोरी लिख रहे हैं तो इट इज बेटर कि 2 लाइन का 2 3 लाइन का इंट्रो हो 4 से 5 लाइन का जो है डिटेल्ड पार्ट हो एक्शन पार्ट एंड 2 3 लाइन का ही जो है कंक्लूजन हो। राइट। इसमें एक और चीज पूछूंगी आदित्य, आप किस तरह से स्टोरी को एंड करे वो भी काफी मायने रखता है। आई हैव सीन पीपल गिविंग नोबेल प्राइजेस फॉर वेरी स्मॉल टास्क। तो आपकी एंडिंग कैसे रहती थी किसी भी स्टोरी के अराउंड, और आपका गोल क्या रहता था कि ये मेरी एंडिंग होनी चाहिए स्टोरी के अराउंड? मैम मैं एंडिंग रखता था बड़ी ही सिंपल बट हैप्पी। ओके। एंड रिगार्डिंग की प्राइजेस एंड मेडल्स तो इसको तो मैं कंप्लीटली अवॉइड करता था बिकॉज आई डोंट थिंक कि अगर आप फोर्सेस में जा रहे हैं तो यू मस्ट बी मेडल ओरिएंटेड और प्राइज ओरिएंटेड। जैसे कि वो बड़ा ही पुराना श्लोक है ना गीता का कि आप सिर्फ अपने
कर्म पे ध्यान रखिए, फल की इच्छा मत करिए। तो आई थिंक कि मुझे ये सिखाया भी गया था उस टाइम पे, पहले एनडी के टाइम पे, राइट। कि किसी भी स्टोरी को इस तरह से ओरिएंट मत करो कि आपको कुछ जो है जीतने को इनाम मिलेगा या फिर आपने पर्सनली कोई अचीवमेंट कर दी। बिल्कुल। हाँ, जहाँ पे अनअवॉइडेबल हो जाता है, जैसे आपने किसी क्विज को ऑर्गेनाइज किया, उसमें जीतना अनअवॉइडेबल, वो समझ में आता है मैम। बट अदरवाइज मैं तो अपनी स्टोरीज को वैसे एक हैप्पी एंडिंग के तौर पे रखता था कि फाइनली हिज पेरेंट्स बिकम हैप्पी एंड ही मेड देम ऑल प्राउड। तो ओके, जितना सिंपलिस्टिक रखोगे उतना आई थिंक कि रियल लगेगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे अगर कोई एक्सीडेंट का सीन है जहाँ पे आपको पता है कि एक वो बहुत फेमस है, जैसे मान लो लेट सपोज कि दो कार हैं वो क्रैश कर गए। अब उस सिनेरियो के अंदर वी हम्म। नो दैट दैट द स्टोरी इज ऑन अ नेगेटिव लाइन, बट हाउ डू यू हैंडल द हम्म। सिचुएशन? व्हाट यू वुड बी योर रोल अगर कोई कैरेक्टर में सिर्फ दो गाड़ियां मैम, क्रैश कर रही हैं? ओके, तो उसमें मैम मैं पहले कंक्लूजनरी पार्ट को बता दूं, तो मैं अगर ऐसे स्टोरी को लिख रहा हूं तो कंक्लूजन में अल्टीमेटली मैं यही लिखूंगा कि जब उसने फाइनली उनको हॉस्पिटल वगैरह में एडमिट करा दिया, उनका इलाज करा दिया, हम्म। तो ही हैंडेड ओवर देम टू देयर फैमिलीज एंड ओके। देन केम बैक ओनली एंड ही फेल्ट हैप्पी फॉर हेल्पिंग समवन आउट। तो आई थिंक जो कंक्लूजनरी लाइंस है वो ये होनी चाहिए कि भाई फाइनली अगर कोई बंदा इंजर्ड हुआ था हम्म। एक्सीडेंट में, तो आपने उसकी फैमिली को फाइनली उसको हैंड ओवर कर दिया जब तक वो हॉस्पिटल में ना आए हों, एंड राइट। देन यू लेफ्ट द प्लेस एंड यू फेल्ट हैप्पी अबाउट इट कि आज मैं किसी की मदद करके आ रहा हूँ। राइट। और मैम जो पार्ट एक्शन बेस्ड होता था तो फिर उसमें तो सारी चीजें इंक्लूड हो जाती थी, स्टार्टिंग फ्रॉम कि आप उस बंदे के कॉन्टेक्ट्स को सर्च करो, सबसे पहले आप इन्फॉर्म फैमिली को इन्फॉर्म करो, फर्स्ट एड दो, उसके अलावा एम्बुलेंस को बुलाओ, उसके अलावा रोड की क्लियरेंस रखो, क्योंकि ये भी नहीं है ना कि रोड के बीच में ही आप जो उसको पट्टी लगाने के लगे हो, तो थोड़ा रोड की क्लियरेंस को भी देखना है कि उसकी वजह से जो है ट्रैफिक वगैरह ना रुके, एक साइड ले जाओ या तो। उसके अलावा मैम अगर मल्टीपल बंदे इन्वॉल्व हैं तो फिर आपको थोड़ा सा लीडरशिप दिखानी पड़ेगी कि आप जो है ना सड़क पे आसपास को जो है इकट्ठा करो कि भाई थोड़ा इसमें जो है हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, मदद करो। राइट। तो जितनी और पॉजिटिव आउटलुक में आई गेस स्टोरीज होनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी जो है आप एम्बुलेंस को बुला लें और वो आए। तो आई थिंक कि मैम डिटेल्ड अगर हम एक्शन पार्ट रखेंगे और एक हैप्पी होपफुल एंडिंग अगर हम रखेंगे तो स्टोरीज विल बी फाइन। अगेन मैम मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, दिस इज ओनली माय पर्सनल बिलीफ जो कि मैंने ओवर द इयर्स एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। राइट आदित्य, बिकॉज पर्सपेक्टिव हर इंसान का पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बट आई रियली वांट योर यस। कंप्लीट पर्सपेक्टिव, इसलिए मैं कुछ सिनेरियोज डिस्कस कर रही हूँ अलॉन्ग विद दैट ट्वेल्थ स्टोरी, जो एक ब्लैंक स्टोरी होती है। एंड काफी लोग अपनी लाइफ का बेस्ट मोमेंट लिखते हैं, तो आई एम एक्सपेक्टिंग रियली इनोवेटिव एंड सम पर्सनल स्टोरी, एनीथिंग यू वांट टू इफ यू वुड लाइक टू शेयर, आई विल बी हैप्पी। आई मीन दैट वुड बी रियली ग्रेट। मैम एज सच मैंने उसमें ऐसा कोई हैप्पी मोमेंट तो लिखा नहीं था, बट मैं जो ट्वेल्थ स्टोरी लिखता था उसमें आई गेस मैं स्कूल के किसी टूर्नामेंट की बात करता था, क्योंकि आई वाज प्लेयर ऑफ कबड्डी इन माय स्कूल टाइम्स। तो हम्म। उस समय जो है किस तरह से हमने प्रिपेयर किया एंड विच वी एक्चुअली डिड आल्सो ओके। एंड हाउ वी इवेंचुअली प्लेड टूर्नामेंट एंड वोन इट, तो उसकी मैं जो है ना बात करता था उसमें। हम्म। बट अगेन वो एक टीम एफर्ट था, तो उसमें मेरा फोकस जो है वो उसी बात पर रहता था कि हम पूरी टीम को इन्वॉल्व करें, स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट प्लेयर टू द कोच ऑल्सो। ओके। तो आई थिंक कि अगर ट्वेल्थ स्टोरी आ रही है तो उसमें भी आप यही कोशिश करें कि आप अपने लाइफ के उस मोमेंट को ऐड कर सकें जहाँ पे यू हैड फन विद योर फ्रेंड्स, जहाँ पे मतलब एक कोलैबोरेटिव एफर्ट था एंड इट मेड यू हैप्पी एब्सोल्युटली। रेदर देन मेकिंग एन इंडिविजुअलिस्टिक स्टोरी। तो राइट। उसमें मैं यही स्टोरी रखता था मैं। ये मुझे चीज आपकी पर्सनली बहुत अच्छी लगी, जिस तरह से आपने अपनी टीम को प्रायोरिटाइज किया ओवर यू, बिकॉज आई एम बीइंग डूइंग पॉडकास्ट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम एंड अलग अलग तरह की स्टोरीज सुनने को मिलती है, तो पीपल प्रायोरिटाइज देम ओवर अदर्स, बट दिस वाज क्वाइट डिफरेंट। वैसे मुझे इस पूरी वीडियो में बहुत सारे डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिले हैं। लाइक व्हेन इट कम्स टू पर्सनल इंटरव्यू, लोगों को रहता है कि खुद के बारे में ज्यादा जानो, नॉलेज नहीं भी है तो भी चलेगा, बट इट वाज अ कंप्लीट डिफरेंट एनालिसिस जो मेरे को आपकी तरफ से मिला कि नॉलेज ओवर एनीथिंग। इसलिए अब चाहे SRT हो चाहे WAT हो, थोड़ा सा हम उस पर डिस्कशन करते हैं, स्टार्टिंग विद WAT वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। अब देर आर वर्ड्स गिवन एंड बहुत कम टाइम है, आपको 15 सेकंड में लिखना भी है। एंड नेगेटिव वर्ड्स भी आते हैं लाइक रेप, मर्डर, इस तरह के वर्ड्स भी आते हैं, न्यूट्रल वर्ड्स भी आते हैं, जेंडर वर्ड आ गया। तो आपका इसमें नैरेटिव क्या है और आप कैसे WAT को लिखते थे? मैम दो ही मेन बातों पे फोकस रहता था डब्ल्यूएटी में। द फर्स्ट वन वाज कि अगेन नॉलेज के पार्ट को हायर रखना है। तो ठीक। अगर कोई ऐसा जैसे वॉर वगैरह पे अगर कुछ आ जाता है, ठीक है, या फिर ऐसा कोई वर्ड आ जाता है जैसे डिसआर्मामेंट, या हम्म। फिर मान लीजिए कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी तरह के प्रोफेशन को इंडिकेट कर रहा हो, ठीक तो है। वहां पे मैं कोशिश करता था कि यहाँ पे मैं अपने नॉलेज पार्ट को अब इंक्लूड कर दूं। चाहे मुझे किसी तरह का डेटा याद आ रहा हो, एग्जाम्पल याद आ रहा हो, किसी बुक का नाम हो सकता है मे बी, या फिर हम्म। किसी की कोई कही गई बात हो सकती है। तो हम्म।
नॉलेज के फैक्टर हो गए मैं WAT में जो है ना सुप्रीमेसी पे रखता था। एंड द अदर थिंग वाज कि WAT में आपका PIQ जो है वो रिफ्लेक्ट हो। अगर आपकी सच में हॉबी है रीडिंग, तो हम्म अनडाउटेडली किसी ऐसे वर्ड को, जैसे न्यूज़पेपर को या बुक को देख के आपकी पर्सनैलिटी को आप रिफ्लेक्ट करा सकते हैं। दैट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। तो राइट। वैट में ये दो चीजें मैं प्राइम इंपोर्टेंस पे रखता था। वन इज नॉलेज, द अदर वन इज टू रिफ्लेक्ट योरसेल्फ व्हाट यू हैव रिटन इन योर PIQ। ओके, लेट्स कम टू द एसआरटी पार्ट। एसआरटी में सिचुएशंस दी जाती हैं, बट यू नो हाफ कंप्लीटेड सिचुएशन एंड देन यू हैव टू राइट द कंप्लीट सिचुएशन। बट देयर आर टाइम्स कि एक सिचुएशन को मल्टीपल पर्सपेक्टिव में टेस्ट करते हैं कि अगर कोई फ्रेंड है, इफ दे नीड मनी व्हाट विल यू डू, इफ दे सम योर ब्रदर नीड्स अ मनी व्हाट विल यू डू। इन द सेम सिनेरियो स्नेक के रिस्पेक्ट में भी आता है। एक इंसान को मल्टीपल एरियाज के अंदर वो चेक करने की कोशिश करते हैं। तो एसआरटीज के रिगार्डिंग आपका प्रोस्पेक्टिव क्या रहता था कि आप कैसे करेंगे? बिकॉज देर आर मल्टीपल वे पीपल डू। सम यूज कॉमा एंड देन राइट, देयर आर टाइम्स कई लोग कंप्लीट एसआरटी लिखना पसंद करते हैं। एंड आप उसमें डिटेलिंग कैसे ऐड करते थे और कैसे परफॉर्म करते थे एसआरटी? मैम उसमें मुझे तो यही था कि उसको कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल वाली बात थी कि सबसे पहले तो उसको 3 से 4 फ्रेजेस में ही रखना है। हम्म एंड उसको जितना शॉर्ट हो सके उतना रखना है, जितना सिंपलिस्टिक और रियलिस्टिक हो सके उतना रखना है। ओके। तो SRTs में जो है ना प्राइम मोटिव यही था कि अपने आप को जो है उस सिचुएशन में रियली में अगर मैं होता तो कैसे मैं उसको टैकल करता। तो मैं तो इस बात, अब रिगार्डिंग की फ्रेंड्स को मनी की नीड है, तो अगर मनी है तो ऑफकोर्स आप दोगी, इफ यू आर अ फ्रेंड इंडीड। ओके। ठीक है, तो आई गेस कि रियल सिचुएशन में अगर आप सच में किसी के दोस्त हैं तो उसको अगर मनी की जरूरत पड़ेगी तो यू विल गिव इट। सिमिलरली अगर आप यू आर रिटर्निंग फ्रॉम ए फॉरेस्ट एंड आपका जो है ना टायर वगैरह पंचर हो गया, ये हो गया, तो यू विल डू समथिंग अबाउट इट। रियल में क्या करेंगे, हम आसपास देखेंगे कि यार कोई पंचर की शॉप है या नहीं है, या फिर आप जो स्पेयर टायर होता है उसको यूज करेंगे। या फिर अगर कुछ भी नहीं है, सिनेरियो या सिचुएशन ऐसी क्रिएट की गई है कि आसपास कोई रिसोर्स नहीं है, तो ऑफ कोर्स आप फिर जो है ना उसको पैदल ही जो है लेके आएंगे अपनी साइकिल को। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैम जितना रियलिस्टिक हो सके SRTs में उतना मैं होने की कोशिश करता था। एंड द ओनली थिंग कि उसको मैं शॉर्ट रखता था SRT को, जस्ट 3 to 4 फ्रेजेस में मैं उसके आंसर को कंप्लीट कर देता था। कभी सेंटेंसेस की फॉर्मेट में आंसर नहीं लिखे, इट वाज ऑलवेज इन बिट्स एंड पीसेस कि ओके। फर्स्ट आई डिड दिस देन दिस देन दिस। ओके। एंड रिगार्डिंग कि उसके नंबर को लेके भी मैं ऐसा कोई कभी कंसर्न नहीं था कि 50 SRTs ही लिखनी है या 55 ही लिखनी है। इस बार तो रिकमेंडेशन आई ओनली रोट 42 SRTs। तो अगर आप 40-45 लिख रहे हैं विच इज द एवरेज नंबर, तो आई थिंक कि आपका काम चल जाएगा। ऑलराइट। अब सेम गोज फॉर द एसडी आल्सो, बिकॉज यहाँ पे आप चार पॉइंटर, चार से पांच क्वेश्चन जो आपको लिख रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं ये पार्ट ऐसा है कि आप पहले प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड मैंने आदित्य इसके रिगार्डिंग बहुत सारे डिफरेंट नैरेटिव सुने हैं, बट आई वांट टू नो योर पॉइंट ऑफ व्यू दैट देयर आर पीपल हु राइट वेरी माइन्यूट डिटेल्स की के पेरेंट्स क्यों उन्हें दे फील दे आर रिस्पॉन्सिबल एंड दे गिव सर्टेन एग्जांपल्स आल्सो। आप अपनी एसडी में क्या डिटेलिंग ऐड करते थे? एंड मैं इसके रिगार्डिंग सच में थोड़ा डिटेल डिस्कशन चाहती हूँ, बिकॉज दिस इज समथिंग इफ somebody कैन प्रिपेयर they can pay more attention मैम एक्चुअली इस बारे में मेरे दो पर्सपेक्टिव्स हैं। to। पहला तो जो है वो इस बार का है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, रिलेटिवली आई वाज फ्री दिस टाइम, मेरे पास एक सर्टेन लिबर्टी थी क्योंकि मेरा बैकअप रेडी था। तो मैम दिस टाइम आई डिड नॉट प्रिपेयर फॉर SD। वो ओके। मैंने स्पॉन्टेनियस लिखा है, उनका स्पोर्ट लिखा है, और उसमें मैंने ऐसी बातें भी लिखी हैं कि आई एम लिटिल बिट लेजी। और मैंने ऐसी बातें भी लिखी हैं कि आई वांट टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, जो कि मतलब कंप्लीटली दो एक्सट्रीम पोल्स हैं। एंड अगेन मैम रीजन वही है क्योंकि मैं आई वाज एक्सपेक्टिंग IFS एज ए सर्विस। तो मैं जो रियल जो असली बात आ रही थी अंदर से, मैं उसको वहीं लिख के आया हूँ। एंड गिवन कि मैंने लिखा है कि आई एम वेकिंग अप लेट नाउअडेज, तो मैं उस पर इंप्रूव करना चाहता हूँ। तो बेसिकली इस बार तो SD को मैंने कंप्लीटली रियलिस्टिक एंड ट्रूथफुल रखा है। ठीक है। अदरवाइज उससे पहले मैम मैंने जितने अटेम्प्ट्स दिए हैं उसमें मैं भी SD तैयार करके ले जाता था, बिकॉज जैसा कि आपने कहा कि ये एक ऐसा पार्ट है जहाँ आप तैयार कर सकते हैं। तो अगर क्यूमुलेटिवली मैं अब इस पे अगर कोई कमेंट दूं या ओपिनियन दूं, तो मेरा यही है कि आप इंट्रोस्पेक्ट करें, या फिर आप ओपिनियंस लें अपने पेरेंट्स का और अपने टीचर्स का। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप उसमें डिटेल्ड तो कुछ भी ना डालें। इट शुड बी कि मतलब वो आपकी ओवरऑल पिक्चर दिखा दे, उतना काफी है। अगर आप डिटेल्ड इंस्टेंसेस की अगर आप चर्चा करने लग गए कि मेरे फ्रेंड्स ने उस टाइम ऐसे एक बार ये कहा था, तो आई डोंट थिंक कि वो उसकी टेस्ट की रिलेवेंस को क्वालिफाई करेगा। तो अगर आप रिलेवेंट जो है ना राइटिंग अगर उसमें कुछ करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से आप इंट्रोस्पेक्ट करें और अपनी जो ओवरऑल पिक्चर है पर्सनैलिटी की, जो ब्रॉडर लेवल पे आपकी जो फेस है लोगों के आगे,
आप उसको कहीं ना कहीं एसडी पे उतारें, एंड वो एक ही तरीके से हो सकता है, एक तो आप खुद इंट्रोस्पेक्ट करें, दूसरा आप लोगों का ओपिनियन ले कि एक्चुअली में क्या सोचते हैं। एंड अगर वो कुछ गलत सोचते हैं तो आप फिर थोड़ा मतलब फ्लेक्सिबल रहें। ऐसा नहीं है कि रिजिड बिहेवियर हो कि भाई किसी ने कुछ गलत सोचा आपके बारे में तो आप उसको नकार देंगे। आप फिर उस एरिया में देखें कि क्या सच में मैं गलत हूं, तो और हैं अगर आप, तो वहाँ पे सुधार करें। तो आई थिंक कि एसएसबी, मैंने तो मैम 6 कॉन्फ्रेंसेस दी हैं, तो हम्म। मोर और लेस यही रियलाइज किया है कि बेहतर है किसी शॉर्ट टर्म कोचिंग से या फिर किसी शॉर्ट टर्म नुस्खे से कहीं अच्छा है कि आप 2-3 साल लगा के अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा बिल्ड ही कर लें। और पर्सनैलिटी में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ही मतलब डोमिनेटिंग दिखना है या फिर आपको अलग से ही आपका इंप्रेशन जाना चाहिए। इट इज़ वेरी सिंपल कि आप थोड़ा रियल रहें, थोड़ा कम्युनिकेट ठीक से करें, एंड ग्रुप वाले बंदे बने हम्म। rather देन बीइंग इगोइस्टिक और इंडिविजुअलिस्टिक। तो ये 3-4 चीजें जो है अगर आप ये इंप्रूव करेंगे तो आपकी एसआरटी में भी दिख जाएगी, आपकी वेट में भी दिख जाएगी, एंड एसडी में भी दिख जाएगी। बिल्कुल आदित्य, हर चीज इम्प्रूवेबल है। आप टाइम के साथ चीजों पे काम कर सकते हो। इफ यू आर वर्बोज ऑल्सो, यू कैन लर्न एंड यू कैन। पहली चीज तो एक्नॉलेजमेंट है, आप उसको एक्नॉलेज करो श्योर एंड देन मैम। अपने स्टेप्स लिखो कि आप कैसे काम करोगे। तो आई थिंक हर चीज पे काम किया जा सकता है। थोड़ा सा एक पार्ट होता है पीआईक्यू के अंदर हॉबीज एंड इंटरेस्ट का। पिछले 2-3 साल से तो आप सिर्फ प्रिपरेशन में ही है, तो उस वाले हम्म। पार्ट के रिगार्डिंग मेरे को थोड़ा सा क्यूरियोसिटी कि आपने क्या लिखा होगा, तो थोड़ा हम उस पर डिस्कशन करते हैं। मैम 2 ही हॉबीज हैं और हर इंटरव्यू में 2 ही हॉबीज लिखी हैं। हम्म। एज सच हो सकता है हॉबीज और भी हों, बट गिवन की प्रोफेशनल रिलेवेंस के कारण मैंने वो ना लिखी हूँ। हम्म। एंड आपने सही बात कही कि मैं इतने टाइम से प्रिपरेशन में था, तो ऑफकोर्स सीधी सी बात है मैं उन पे इतना टाइम नहीं दे पा रहा था हॉबीज पे। बिल्कुल। बट जो मैंने 4 इंटरव्यू दिए हैं, एनडीए, सीएपीएफ, सीडीएस और ये सीएससी का, इनमें हम्म। मैंने मैम मोर और लेस ये 2 हॉबीज तो लिखी ही लिखी हैं। वन इज रीडिंग, जो कि मैं एक्चुअली में करता भी हूँ बिकॉज आई हैव बीन अ लिटरेचर स्टूडेंट। तो ओके। किताबों से, इंग्लिश लिटरेचर से मैंने आपको थोड़ा घेर के रखा है। हम्म। एंड द सेकंड वन इज न्यूमिस्मेटिक्स, विच आई यूज टू डू एज अ चाइल्ड, ओके। एंड जो रिसेंट ईयर्स में अनडाउटेडली मैंने कम की है। बट न्यूमिस्मेटिक्स जो होता है coins को कलेक्ट करना, उनके बारे में पता करना, वो मेरी हॉबीज रही है काफी टाइम से। एंड ये 2 हॉबीज है मैम जो मैं लिखता था। इसके अलावा मैं म्यूजिक भी सुनता हूँ काफी, बट उसको मैंने कभी किसी डेफ में या फिर पीआईक्यू में लिखा नहीं, बिकॉज आई डोंट थिंक कि प्रोफेशनली मैं उस चीज पे आंसर कर पाऊंगा। बिल्कुल। तो ये 2 हॉबीज में रखता था मैं। एंड इन हॉबीज का एक ऐसा सेक्शन है, हम्म। चाहे मेरा कोई भी इंटरव्यू रहा हो, मैंने आज तक हॉबीज पे मैम किसी भी आंसर को जो है गलत नहीं किया है। बिल्कुल। इनफैक्ट जितना डिटेल में मेरे से क्वेश्चनिंग हुई है हॉबीज को लेके, आई हैव ऑलवेज आंसर्ड इट, और वो इसीलिए है क्योंकि दोनों हॉबीज जो हैं वो रियल है। हम्म। आपने इतने सारे इंटरव्यूज दिए हैं, तो देयर वुड बी अ टाइम जहाँ पे ब्लंडर करने की पॉसिबिलिटी हुई हो और आपको आज उस चीज पे हंसी आती हो, बिकॉज इंटरव्यूज के अंदर इट इज अ ट्रिक टू पुट प्रेशर। आई रियली वांट यू टू डिस्कस एनी ऑफ द इंटरव्यू यू विश टू, बट एनी इंटरेस्टिंग और एनी एनेक्डोट यू रिमेंबर व्हिच वाज रियली फनी। एंड देयर हैव बीन मोमेंट्स जो मतलब हंसी भी आती है, थोड़ा रिग्रेट भी आ जाते हैं। हम्म। एक इंटरव्यू है, आई वोंट नेम इट कि वो किस चीज का था, हम्म। बट उसमें क्या हुआ कि इट वाज आफ्टरनून, एंड आई डोंट नो कि मैं नर्वस भी नहीं था, बट आई सेड गुड मॉर्निंग। तो ओके। उसका मेरे को विद इन 2 मिनट्स मेरे को रियलाइज भी हो गया कि हम्म। यार ये क्या कर दिया। हम्म। बट जो थोड़ा शुरू में रेपो बिल्डिंग होता है ना, उसमें मेरे को लगा कि यार आई गेस कि इन्होंने इग्नोर कर दिया। ना भी किया हो तो अब इस बात को दिमाग में लेके बैठने का कोई पॉइंट नहीं है। आई शुड रेदर फोकस टू द इंटरव्यू नाउ। तो हम्म। ये एक मिस्टेक थी जो मैम हुई थी, एंड मुझे ऐसा लगता है उसने थोड़ा फिर नुकसान भी किया होगा। हम्म। इसके अलावा तो जैसा मैंने आपको बताया कि सेकंड इंटरव्यू में आई वाज आस्क्ड दिस लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन की 3 बॉक्सेस हैं एंड ये हैं, राइट राइट। तो उसमें भी काफी नर्वसनेस फील हुई थी। इस हम्म। बार मैं इंटरव्यू में ऐसा कोई ऐसा इशू नहीं आया। ओके। इसके अलावा थोड़ा बहुत कई बार क्योंकि मेरे कॉलेज में ग्रेड्स कम थे, तो हम्म। उस पे भी इंटरव्यूअर ने काफी बार मेरे को जो है ना क्रॉस क्वेश्चनिंग की है कि क्यों कम आए। टेंथ हम्म। में तो अच्छे थे, 12th अच्छे थे, तो वहां भी कई बार मैं आंसर नहीं दे पाता था क्योंकि वो कम इसलिए आए क्योंकि मैं पढ़ाई नहीं कर रहा था कॉलेज में। बट ये बात आप इंटरव्यू में बोल नहीं सकते। तो हम्म। ऐसे कुछ सिचुएशंस हम फेस कर जाते हैं कई बार, एंड इट इज ऑल लक कि आपको उस टाइम आंसर याद आ जाए तो ठीक है, हम्म। अदरवाइज लर्न विद योर एक्सपीरियंस। Right. You mentioned that your knowledge part was much more heavier than other parts, in the personal interview or in the whole process of SSP and other interviews. So I'm expecting very detailed discussion which would have been happen in the personal interview. जब आपसे पूछा गया होगा कुछ क्वेश्चन नॉलेज के एसोसिएट में पूछा हो आपसे एसएसपी के टाइम पे, जो उन्होंने बिल्कुल ही डेप्थ तक पूछा और आपने बहुत ब्यूटीफुली उसको हैंडल किया। मैम ऐसा हुआ था इन द वेरी फर्स्ट इंटरव्यू, एंड आई वुड से कि उस टाइम पे मेरा नॉलेज पार्ट भी इतना कुछ नहीं था। एंड ऐसा हुआ है सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू में, हम्म।
उसके अलावा ऐसा हुआ है मेरे एनडीए के इंटरव्यू में। तो मेरे फर्स्ट इंटरव्यू में मुझसे काफी डिटेल में पूछा गया था कि किन नॉल जो कौन से वेपन्स हैं जो स्पेशल फोर्सेस यूज करती हैं। उसके बाद जो आर्मर्ड वगैरह के टैंक्स हैं उन पे कौन सा जो है मशीन गन लगा होता है। उसके अलावा मिसाइल्स वगैरह के बारे में काफी क्वेश्चन पूछे गए थे, एंड इट हैज बीन लॉन्ग टाइम, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। जो यूनिट्स हैं स्पेशल फोर्सेस की वो कहाँ डिप्लॉयड हैं, उनके निक नेम्स क्या हैं, है ना। एंड कौन से ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जहाँ पे, जैसे पीआरटीसी अपने आगरा में, तो कहाँ कहाँ वो इन्वॉल्व रहते हैं। और जब कोई प्रोबेशनर जो है ट्रेनिंग पे आता है पीटीएस आगरा में, तो उसको किस नाम से बुलाया जाता है। तो मतलब काफी डीप हो गया था वो फॉर ए 17 ईयर ओल्ड चाइल्ड। उस टाइम मेरा वो फर्स्ट इंटरव्यू था एनडीए का, और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मुझसे ये बात पूछ ली जाएगी कि पीटीएस आगरा में जो बंदा प्रोबेशन पे आया है उसको तुम क्या बोलोगे। बट अगेन वही है कि मैं आई वॉज पैशनेट, क्योंकि मेरे फादर थे, तो मुझसे पूछ लिया गया होगा उस टाइम पे। एंड सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू तो पूरा ही टेक्निकल चलता है, तो उसमें तो मतलब भर भर के सवाल जो थे वो नॉलेज बेस पे ही थे कि डिफेंस इंडिजनाइजेशन में अभी क्या स्कोप है, टेक्निकल रेडीनेस लेवल क्या है, सोशियोलॉजी के जो ऑथर्स रहे हैं उनकी थ्योरीज क्या हैं, है ना। एंड कॉइनेज इंडिया में कब आई, मार्केट इकोनॉमी क्यों डेवलप हुई, हमें क्यों जरूरत पड़ी उसकी। उसके अलावा जो है डिफेंस पे काफी और भी क्वेश्चन किए गए थे, है ना। एंड मेरे कॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन किए गए थे कि कब सेटअप हुआ। तो ओके। मैम इस तरह से जो नॉलेज पार्ट में मतलब काफी जो है डेप्थ में इंटरव्यूज मैंने देखे हैं, एंड आई वुड से कि नॉलेज पार्ट में मैंने मोर और लेस अच्छा परफॉर्म किया है। एंड मुझे ये बिलीफ भी है कि अगर कोई ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड जीके क्वेश्चंस पे अगर कोई अच्छा आंसर करेगा तो उसको एक अलग एज मिल के आएगा इंटरव्यू में। राइट। एक रैपिड फायर राउंड है आदित्य, you have to give the answer and why. Sure. So I would really like to know your answers. One mistake aspirant must avoid. In what, मैम? इन It एसएसबीज? is more about SSP. It is a generic base कि किसी भी एग्जाम के अंदर, बट मोर प्रिसाइजली फोकस ऑन एसएसपी। तो इसमें दोनों दोनों तरह के मिक्स क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। सो ओके ओके। दिस क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू एसएसपी। In SSBs, you must avoid being egoistic, individualistic. ओके। Please be a group based person. Behave in a group. Behave as if you all are brothers. Because I have seen 2 or 3 instances where one person, he started being very, very self centered. ओके। तो उससे ग्रुप का भी नुकसान होगा, आपका भी होगा। तो प्लीज बी ए ग्रुप पर्सन। ओके। योर फेवरेट बुक एंड व्हाई? My favorite book is Train to Pakistan by Khushwant Singh. ओके। And the reason is कि it was one of the earliest books that I have read. And उसमें जो connect है, it is more or less to the rural roots. तो उस टाइम पे मैंने काफी उसको, हिस्टोरिकल भी है तो हिस्ट्री का भी मेरा इंटरेस्ट है, एंड रूरल रूट से मैं हूँ, तो मेरे को वो बुक काफी अच्छी लगी। ओके। मॉर्निंग और नाइट स्टडी पर्सन? Earlier I was a morning person, but in the CSC journey I eventually become a night owl. So can't help with that, but now I want to switch back to a morning person. Okay. One line that defines your journey. Self belief. In fact, there is a shlok of Bhagavad Gita, Uddhare Natmanam Natmanam Avsadiyet. So if someone is having high self belief in himself, he will eventually, lift himself up only on the basis of his self belief. So I think this defines my journey. This one is tough one. Uniform or bureaucracy? And which really pulled your heart more? Uniform, any day. Okay. Bureaucracy is just a, 2 years old phenomena. It is undoubtedly uniform in my heart. Okay. Okay. आदित्य, एक और चीज, आपने हर तरह का इंटरव्यू भी फेस किया है, तो कहीं ना कहीं इंटरव्यू के कुछ प्राइमरी फैक्टर्स होते हैं कि प्रेशर बिल्ड करना, या उसको कंफ्यूज करने की कोशिश करना, ड्रिल करने की कोशिश करना। तो ऐसा कुछ इंसिडेंट आपको याद आ रहा है कि इंटरव्यू के टाइम पे आपसे पूछा गया हो एंड यू हैव हैंडल इट सो वेल? मैम सो वेल का तो याद आ ही रहा है, बट ज्यादा नॉट सो वेल का याद आ रहा है। ओके। तो आई कैन नरेट बोथ डिस्कस ऑफ देम। करते हैं। आई थिंक कि इट वाज बैक इन 2020, वो मेरा दूसरा एसएसबी था। आई वाज इन 12th क्लास। आई जस्ट आई जस्ट पास 12th क्लास। तो एट दैट टाइम देयर वर टू इंटरव्यूअर्स। तो one was a trainee and the other one was the permanent one. तो in that interview they asked me कि तुम्हारे पास 3 बॉक्सेस हैं और हर बॉक्स में एक फ्रूट है, और हर बॉक्स पे एक नाम लिखा है किसी फ्रूट का, बट जिस बॉक्स पे जिस फ्रूट का नाम लिखा है उस बॉक्स में वो फ्रूट नहीं है, उसके अलावा जो 2 फ्रूट है उनमें से कोई एक है। आई नो इट साउंड्स कॉम्प्लिकेटेड। तो उस समय तो आई वाज जस्ट, मैं तो बच्चा ही था, एंड इतना जब टफ सवाल मैंने फेस किया तो मैं तो मतलब पूरा फीका पड़ गया था। आई वॉज वेरी स्ट्रेस्ड, नर्वस कि यार इसको जो है कैसे आंसर करूं, क्योंकि वो बहुत ही लॉजिकल रीजनिंग टाइप का जो है क्वेश्चन बन गया था।
उस पे मैंने 2-3 मिनट दिया, बट आई स्टिल रिमेम्बर कि उस टाइम मैं बहुत स्ट्रेस में था, ठीक तो है। उसका मैं आंसर नहीं कर पाया था। एंड देन द इंटरव्यूअर सेड कि ठीक है, यू विल आंसर इट लेटर। तो आई सेड हाँ सर, आई विल आंसर इट लेटर। बट हम्म वो काफी स्ट्रेसफुल मोमेंट था, जब मुझे लगता है कि शायद अगर आज जो मेच्योरिटी है वो होती, तो आई वुड हैव सिंपली स्किप्ड इट हम्म, रेदर देन थिंकिंग ओवर इट। ठीक है। एंड मैम इसी तरह एक बार मेरी कॉन्फ्रेंस लंबी चली थी, एंड आई गॉट रिकमेंडेड। तो उस दौरान मेरे से कॉन्फ्रेंस में कुछ सवाल किए गए थे कि वाई वर यू चूजन एज द कैप्टन ऑफ द टीम, या हम्म फिर तुम अगर कोई एक मेंबर है टीम में वो इज नॉट एग्रीइंग टू योर कमांड, तो हम्म तुम ऐसा क्या करोगे कि इवेंचुअली जो है वो तुम्हारी बात माने। तो उस टाइम मैंने आंसर किया था कि टीम का जो पर्सपेक्टिव है, जो टीम का आउटकम है, वो हमें सबसे ऊपर रखना है रेदर देन आवर पर्सनल ईगोइस्टिक आर्गुमेंट्स। ठीक तो है। उस टाइम पे जो है आई थिंक मेरे को लगता है कि उस कॉन्फ्रेंस के लंबा चलने के और उस आंसर्स के कारण जो है मैं रिकमेंड हो गया था। तो ये कुछ सिचुएशंस थी मैम जो एसएसबीज ने मुझे मतलब सिखाई हैं इस तरह से। हम्म। एंड इवन इन द रीसेंट एसएसबी कॉन्फ्रेंस में मुझसे 3-4 सवाल फिर से किए गए थे, एंड वो यही सवाल थे कि भाई इफ यू मेक इनटू सिविल्स, क्योंकि मैं इंटरव्यू दे चुका था सिविल सर्विसेज का, हम्म, एंड यू मेक इट हेयर ऑल्सो, तो व्हाट विल यू बी ज्वाइनिंग, गिव मी 3 रीजंस। हाँ हाँ। तो उस टाइम भी मैंने जो रीजंस दिए थे वो तो आई स्टिल रिमेम्बर, वो तीनों रीजन जो हैं इट वाज स्ट्रेट आउट फ्रॉम माय हार्ट। हम्म क्योंकि मैं एक आर्मी फैमिली से आता हूँ, हम्म तो जो मैंने तीनों रीजंस दिए थे वो एकदम ही नेचुरल थे और रियल थे। तो आई थिंक ये कुछ सिचुएशंस थी जो मैं हैंडल में कर पाया, एंड आई वुड कॉल इट लकी ऑल्सो, आई वुड कॉल इट रियल ऑल्सो। ओके। इट वॉज नॉट कि ये कोई प्रिपेयर्ड आंसर थे तो आप इन सिचुएशन से निकल गए। जस्ट बिल्कुल। जो बात दिमाग में आई, दिल में आई, वो बोल दी थी। एंड थोड़ा सा स्ट्रेस भी नहीं था इस बार, कि अगर नहीं हुआ तो बैकअप तो सिविल सर्विसेज तैयार है। तो स्ट्रेस बिल्कुल। नहीं था, तो जो नेचुरल रिस्पॉन्स है वो अपने आप ही बाहर आ गया था। हम्म। ठीक है। एक हम टर्म यूज करते हैं आदित्य, इंट्रोस्पेक्शन। एग्जाम से या एसएसबी से पहले हम हमेशा इंटरव्यू के रिगार्डिंग कुछ कुछ पर्सपेक्टिव को प्रिपेयर करते हैं। आपने इंटरव्यू के रिगार्डिंग प्रिपरेशन कैसे करी? दोनों चीजों को इंक्लूड करते हैं, आई वुड से तीनों या चारों एग्जाम्स को इंक्लूड करके हम बात करते हैं। बिकॉज व्हेन यू प्रिपेयर फॉर एन पर्सनल इंटरव्यू, यू कंसिडर ऑल दी फैक्टर्स इन माइंड, चाहे वो फैमिली बैकग्राउंड हो, चाहे डिफेंस की नॉलेज हो, या सराउंडिंग नॉलेज नेशनल इंटरनेशनल। तो आपने एग्जैक्टली कैसे इसको बाइफिकेट किया और कैसे इसको प्रेप अप किया? मतलब किस चीज को मैम, ये इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए जो सारे फैक्टर्स हैं इनको? बिल्कुल। मतलब हर तरह से इंटरव्यू प्रिपरेशन को कैसे आपने प्रिपेयर किया? अगर कोई देख रहा है और वो पर्सनल इंटरव्यू के रिगार्डिंग प्रिपेयर करना चाह रहा है, तो किन किन फैक्टर्स को दिमाग में रखे कि अगर मैं इस तरह से प्रिपेयर करूंगा तो एक बेटर क्लैरिटी के साथ परफॉर्म कर पाऊंगा पर्सनल इंटरव्यू? ओके ओके, श्योर मैम, श्योर मैम। मैम देखो, मैंने तो क्योंकि गिवन की मेरे को जो है ना कुछ पहले लोग मिले थे, हम्म और उन्होंने मुझे जो है सिखाया था, समझाया था कि एक्चुअली एसएसबीज की डिमांड क्या है। हम्म। तो उन्होंने मुझे यही बताया था कि जो नॉलेज का फैक्टर है ना, इट विल बी सुप्रीम टू ऑल अदर फैक्टर्स। ओके। चाहे आप इस इंटरव्यू में जाओ, चाहे सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू में जाओ। क्योंकि बेसिकली मुझे जो आर्गुमेंट दिया गया था वो ये था कि कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसको एक नॉलेज पर्सन की जरूरत ना हो। बिल्कुल। हर ऑर्गेनाइजेशन को ये चाहिए कि उसके पास इंटेलिजेंस का फैक्टर जो है, हम्म मतलब इनबिल्ट टैलेंट जो उसमें आए हम्म, ऑर्गेनाइजेशन में। बिल्कुल। तो इंटरव्यूज में मैंने यही बात जो है ना, थोड़ा सा मैंने इस पे फोकस किया था कि इन केस मेरे पे जियो पॉलिटिक्स से या करंट अफेयर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है, तो नॉलेज के लेवल में कहीं भी उसको ये नहीं लगना चाहिए कि इस बच्चे में, इस एस्पिरेंट में कोई कमी है। हम्म अगर मैं एक इंस्टेंस बताऊं मैम, तो मेरे एनडीए इंटरव्यू में व्हेन आई वेंट टू वाराणसी, हम्म जिसमें मैं रिकमेंड हुआ था, तो उसमें मुझसे पूछा गया था कि टू वेयर ऑल टेम्पल्स हैव यू बीन। तो उसमें वाराणसी में देयर इज ए टेम्पल जिसको रत्नेश्वर महादेव टेम्पल बोलते हैं। एंड इट इज द टिल्ट ऑफ दैट टेम्पल, वो टिल्टेड है। तो उसका हम्म टिल्ट जो है वो लीनिंग टावर ऑफ पीसा से भी ज्यादा है। इट इज जस्ट दैट कि वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। ओके। तो मैं स्पेसिफिकली वाराणसी आया, तो आते ही मैं सबसे पहले उस टेम्पल को ही विजिट करने गया था, बिकॉज आई वॉज ए बुक एंथुजियास्ट। तो ये सब चीजें जो मैं पढ़ता था, तो मैंने रियल में भी उसको एक्सप्लोर किया था। तो इंटरव्यू में भी उसने पूछ लिया कि क्या नाम था उस टेम्पल का, तो आई नेम्ड दैट टेम्पल। एंड वो इंटरव्यू लगभग 1 घंटे चला था। तो व्हेन आई स्टार्टेड टू एग्जिट, तो एग्जिट पे उसने मेरे से फिर से पूछा कि जो आपने टेम्पल का नाम बताया था वो तुम्हें अभी याद है कि नहीं, या फिर तुमने ऐसे ही जो है उसको फेक किया था। तो आई अगेन गिव द सेम आंसर। तो इसी तरह कुछ डिफेंस से रिलेटेड, जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी काफी डीप क्वेश्चनिंग हुई है। और गिवन कि मेरे फादर स्पेशल फोर्सेज में थे, तो स्पेशल फोर्सेज की यूनिट्स कहाँ स्टेशन है, उनके निकनेम्स को लेकर, एंड उनका रोल्स क्या है, एयरबोर्न यूनिट का क्या रोल है, स्पेशल फोर्सेज का। तो ऐसे जितने भी, अब सिविल सर्विसेज में आया तो ये सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू देके गया, तो जो रिसेंट सीडीएस का इंटरव्यू था, इसमें फिर ये पूछ रहा था कि सिविल्स में जो हॉबीज लिखी हैं तुमने अपने डेफ में,
तो कोइनेज से रिलेटेड उसने मुझसे हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। तो व्हाट आई थिंक कि अगर इंटरव्यू में कोई बंदा जाता है एंड अगर वो अपने नॉलेज के पार्ट पे ही इज एक्सट्रीमली गुड, तो आई थिंक कि वो जो इम्प्रेशन बनता है वो इम्प्रेशन या तो फिर बहुत ट्रूथफुलनेस से ही बनता होगा, या फिर मुझे नहीं लगता कि और कोई फैक्टर है जो उस लेवल का इम्प्रेशन जो है बना सकता है। बिल्कुल। राइट। एक इसके अलावा गुड कम्युनिकेशन। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल प्लीज। इसके अलावा जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है एक फैक्टर है। इंटीग्रिटी तो है ही, क्योंकि अगर आप फेक तो बिल्कुल भी मत करिए। इस इंटरव्यू में तो मैं सोच के ये गया था, थोड़ा मैं स्ट्रेस भी नहीं था, मैं ये भी कहना चाहूंगा, क्योंकि जब आप सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू दे चुके हो तो एक हिसाब से आप फ्री हो जाते हो कि ठीक है अब लाइफ में कुछ तो हो ही जाएगा। तो जो इस सीडीएस के इंटरव्यू में मैं गया तो मैं बहुत ही फ्री माइंडेड था। तो मैंने ये सोच रखा था कि जो चीज जैसी है वो वैसी ही बताऊंगा, एंड इसमें कोई मेड अप आंसर्स में इस इंटरव्यू में बिल्कुल भी नहीं देने वाला। तो उसमें यही था कि उसने बोला था कि वजन बहुत ज्यादा हो रखा है एंड मतलब कोई वर्कआउट वगैरह नहीं करते हो गया। तो मैम एक डिफेंस एस्पिरेंट जब जाके इंटरव्यू में ये बोलता है कि मैं वर्कआउट नहीं करता हूँ और मैं लेट उठता हूँ, तो थोड़ा सा वो मतलब लगता नहीं है कि डिफेंस को मैच करेगा। बट यही है कि मैं ये सोच के गया था कि इस बार जो है कंप्लीटली इंटीग्रिटी पे रहना है। तो आई थिंक कि अगर आप सच बोलेंगे इंटरव्यू में तो अनडाउटेडली आपको एक मार्क्स या कुछ तो बेनिफिट मिलेगा ही। तो जवाब क्या दिया, मुझे उसमें भी इंटरेस्ट है, बिकॉज जो आपने कहा कि आप वर्कआउट नहीं करते हो और उठते लेट हो, तो एक्चुअली जवाब मैम कुछ उस और टाइम था। देखिए, सिविल्स की साइकिल जो है ना वो चली है ऑलमोस्ट 1 साल 9 महीने, ऑलमोस्ट 2 साल ही लगा लीजिए। तो उस साइकिल से जब मैं बाहर आया तो मेरा जो एक ही मोटिव रह गया था कि भाई नाउ आई हैव टू स्लीप। हम्म। कि वो जो स्लीपलेस टाइम मैंने देखा है वो मेरे मेरे दिमाग में बड़ी क्लैरिटी थी कि भाई दुनिया में सब मोह माया है, चुपचाप सो जाओ, कोई फोन वोन भी ज्यादा अब नहीं चलाना, बस जो नींद जो नहीं मिल पाई थी उसको वह सब पूरा करना है। तो उस टाइम मैं इंटरव्यू के बाद बहुत लेजी हो ही गया था, मैं बहुत सोता था, लेट उठता था। तो वर्कआउट वगैरह वो फिर थोड़ा दूर का गोल लगने लगा था। एंड इसमें जो चीटियों में अपना इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल होता है उसमें भी मैं 7 8 ही कर पाया था। गिवन की एयरफोर्स में मैंने 9 किए हुए हैं, आर्मी में भी मैंने पहले 10 किए हुए हैं, बट वही है कि फिजिक उस हिसाब से ठीक थी नहीं, वो बिगड़ गई थी। तो उसने भी पूछा था कि भाई फिर ये फिजिक क्यों बिगाड़ रखी, तो मैंने बता दिया था कि सर ज्यादातर टाइम जो है ना सिटिंग में रहता है, बैठकर पढ़ना होता है। तो इतना टाइम जो है कभी निकल नहीं पाया कि मैं इतना सोचूं कि वर्कआउट कर लेते हैं या ये वो। बिल्कुल। आदित्य, हमने लास्ट टाइम जब फोन पे बात करी तब भी आपने मुझे कहा था कि मैम मैं घोस्ट जोन में चला गया था, मैं सिर्फ प्रिपरेशन कर रहा था। तो एग्जैक्टली रूटीन क्या फॉलो करते थे जब आप प्रिपेयर कर रहे थे सिविल सर्विसेज के लिए? मैम रूटीन बड़ा ही सिंपल था कि सबसे पहली बात तो किसी भी तरह का कोई फोन यूज नहीं करना, कोई सोशल मीडिया यूज नहीं करना। जो एक्सट्रीमली बोरिंग प्रोसेस है, जैसे कि क्योंकि मैंने कुछ कोट्स पढ़े थे कि जो बंदा जितना बोर होएगा उसकी ग्रोथ उतनी ज्यादा होगी। तो जितना बोरिंग प्रोसेस है उतना ही, क्योंकि सिविल चीज ऐसी है कि मैम आप अफोर्ड नहीं कर सकते डिस्ट्रैक्शन को, और गिवन की एक ऐसी साइकिल है अगर आप एक बार लूप में फंस गए तो एटलीस्ट आपके 3 साल गए। बिल्कुल। गॉड फॉरबिड 3 साल तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ, जो लोग लूप में फंसे हैं उनके तो 5 6 और पता नहीं कितने कितने साल सही कह गए। रहे हैं। तो मेरा ये था कि भाई इस साइकिल को है ना वंस एंड फॉर ऑल ही खत्म करना है, क्योंकि इट वाज नेवर माय फर्स्ट एम। शुरू से ही मैं जो है फौज में जाने का इच्छुक था। तो मेरा ये था कि अगर मैं स्विच कर रहा हूँ तो ऐसा ना हो जाए कि यार 5 years डाउन द लाइन मुझे ये लगे यार इसमें 6 साल खराब कर दिए। तो बिल्कुल। उससे एक बार निकलने की कोशिश में मैं था, और उस कोशिश में मैंने ये फाइंड आउट किया था कि अगर मैं अपने आप को कट ऑफ कर दूंगा हाँ हाँ। तो रिलेटिवली हायर चांसेस हैं सक्सेस के। हम्म। तो सबसे पहले तो मैंने मैम ये कट ऑफ कर दिया था खुद को, और उसके अलावा जो है मेरा बड़ा सिंपल रूटीन था। स्लीप के साथ जो है कंप्रोमाइज होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, डे टू डे बेसिस पे था। ठीक है। लेकिन पढ़ाई को मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि मैम सब्जेक्ट सारे नए थे। हम्म। मैंने इससे पहले कभी लाइफ में ज्योग्राफी को इतना डीपली नहीं पढ़ा था, फिजिकल ज्योग्राफी का तो मुझे कोई अंदाजा ही नहीं था, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, ये सब, हम्म। ओशनोलॉजी एंड ऑल। उसके हम्म। अलावा इकोनॉमिक्स का तो दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। बिल्कुल। उसके बाद जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं वो तो कम्प्लीटली न्यू थे, कम्प्लीटली ब्लैंक था मैं कि सोशियोलॉजी नाम का कोई सब्जेक्ट एग्जिस्ट भी करता है। हम्म। एंड फिर ये सी सेट एंड ऑल इनका चलो थोड़ा बहुत पता रहता है, बट हम्म। इन्वायरमेंट हो गया, उसके अलावा आर्ट एंड कल्चर हो गया, हिस्ट्री हो गया, एंशियंट हिस्ट्री हो गया, मॉडर्न का तो चलो फिर भी हम सुन लेते हैं थोड़ा बहुत, गांधी एंड ऑल के बारे में। हाँ हाँ। बट ये सब्जेक्ट्स इतने नए थे कि मुझे ये था कि भाई इस साइकिल को पहले भी तो पूरा करना बहुत जरूरी है 1.5 साल में, फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो राइट। उसके लिए फिर मेरा यही था कि मैं दिन के मैंने जो है 8 घंटे डिसाइड कर रखे थे, क्योंकि मैं 1.5 साल पहले, 1 साल 9 महीने पहले मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। तो अगर इतने लंबे स्ट्रेच तक मुझे ये लगा था कि अगर मैं दिन के 7 8 घंटे निकाल लूंगा तो मेरे ख्याल से ये एग्जाम हो जाएगा। राइट। तो रूटीन यही था कि मैम उठते टाइम में जो है 2 घंटे पढ़ लेता था, और उसके बाद जो अगले जो
बाकी बचे 6 घंटे हैं, उसको ऐसा सच मैंने कोई फिक्सेट नहीं कर रखा था, बस मेरे को दिन का टारगेट पूरा करना था। ठीक है, ओके, गॉट द पॉइंट। अब थोड़ा सा पार्ट हम जीटीओ का भी डिस्कस करते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं यहाँ पे ग्रुप पार्टिसिपेशन है। अब आप एक ही जगह पड़े हुए तो यू हैव बीइंग इनटू अ क्लोज स्पेस। अब यहाँ पे ग्रुप का पार्टिसिपेशन बहुत डिफरेंट चीज हो जाती है और एक सोलो प्रिपरेशन एक अलग चीज हो जाती है। तो उधर आपका कैसे चीजें गई हैं और जीटीओ में परफॉर्म कैसे किया? बिकॉज यहाँ पे नॉट ओनली योर बिहेवियर इज बीइंग ऑब्जर्व्ड, आपके आइडियाज भी देखे जाते हैं। तो श्योर हर मैम। तरह से मुझे जीटीओ को डिस्कस करना है आपके साथ। श्योर मैम। मैम एक्चुअली व्हाट यू पॉइंटेड आउट वाज माय फियर ऑल्सो, कि अगर मैं इतना सोलिट्यूड में चला जाऊंगा तो जो एक्चुअली एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है, जो ग्रुप बिहेवियरिज्म है, जो एग्जैक्टली। इसके लिए एनडीए के लिए सीडीएस के लिए चाहिए होता है, वो कहीं मिस आउट ना हो जाए। हम्म। तो मैम ऐसा था कि गांव में मेरे खूब दोस्त हैं, ऐसी बात नहीं है, और हम्म। आसपास भी जो दोस्त हैं उनके पास भी मैं विजिट कर लेता था। इट इज जस्ट दैट कि मैंने फोन वगैरह से खुद को कट ऑफ कर दिया। हम्म। हम्म। तो वो जो चैटिंग है, व्हाट्सएप है, वो सब नहीं हो रहा था। बाकी हम्म। गांव के 4-5 दोस्त थे, उनसे रेगुलर मिलना होता था। ठीक स्कूल है। के दोस्तों से कभी 6 महीने में एक आधी बार कभी मिलना हो जाया करता। तो अनडाउटेडली मैम थोड़ा सोलिट्यूड में तो जाना पड़ा था। हम्म। बट अगेन उस एग्जाम के डिमांड्स ही ऐसे हैं समझते हो। कि उसको अगर आप ये सोचे कि आप पार्टी करेंगे, फन करेंगे, सोशलाइज करेंगे, एंड यू एक्सपेक्ट योर सेल्फ टू कम इन द मेरिट, तो आई थिंक यू आर गोइंग रोंग। हम्म। तो उसके बाद जब ये उसका मेंस हो गया था, तो देन आई स्विच बैक टू नॉर्मल लाइफ। तो हम्म। उसमें मुझे यही था कि अब जब मैं जीटीओ करने जाऊंगा तो उससे कहीं भी, जीटीओ में कहीं भी ये नहीं लगना चाहिए कि ये बंदा जो है मतलब इंट्रोवर्ट टाइप है, या फिर इगोइस्टिक है, या फिर सॉलिट्यूड में रहता है, या अपने अपने में रहता है। तो जीटीओ का मुझे पहले भी ये बताया गया था कि आई थिंक कि जितना आइडियाज और लॉजिक देना इंपॉर्टेंट है आपके पीजीटी एंड टास्क में, बिल्कुल। उतना ही इंपॉर्टेंट है ग्रुप को साथ लेके चलना एंड एक ग्रुप पर्सन होना बेसिकली। हम्म। क्योंकि अगर आप एक इंडिविजुअलिस्टिक पर्सनैलिटी हैं तो आई गेस की जीटीओ में कहीं ना कहीं आप मार खा जाएंगे, और मैंने देखा भी है लोगों को कि बिल्कुल। अगर आप खुद ही ये सोच रहे हैं कि मैं ही सारे टास्क कर दूं, तो हम्म। आई गेस कि उसका एक नेगेटिव इंप्रेशन जीटीओ पे जाएगा। और अगर आप एक बैलेंस पर्सनैलिटी हैं जो खुद तो थोड़े बहुत टास्क कर ही रहा है, उसके अलावा हेल्प भी कर रहा है टास्क में, एंड ओवरऑल उसका डिमीन्योर जो है ग्रुप में राइट। वो एमिकेबल है, हम्म। वो एक अच्छा साथी है, उसका व्यवहार एक साथियों में, अपने दोस्तों में, यारों में अच्छा है, तो आई बिल्कुल। थिंक कि जीटीओ का काफी जो है ना, आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, आप रिकमेंड हो सकते हैं जीटीओ की तरफ से। बिल्कुल। एंड मैम रिगार्डिंग की पीजीटी एंड ऑल इन सबको फिर कैसे किया, तो इसमें आई एम वेरी थैंकफुल टू वन ऑफ माय फ्रेंड्स, योगेश वर्मा। हम्म। उस वो भी इसी बैच में रिकमेंड हुआ है, ही इज ऑल इंडिया रैंक 14। ओके। तो एसेंशियली क्या था मैम कि मेरे अर्लियर अटेम्प्ट्स जो थे उनमें जो जीटीओ का ये पार्ट है ना, पीजीटी, एचजीटी, कमांड टास्क, ये सब मेरा वीक रहता था। ठीक। हम्म। एंड इस बार मुझे ये था कि भाई कुछ तो मैं रिलेटिवली फ्री हूँ क्योंकि मेरा बैकअप तैयार है, हम्म। एंड कुछ मैं अब डिफेंस की तरफ मेरा अभी भी मन है। तो हम्म। उससे मैंने फोन पे कहा था कि भाई तू कुछ ऐसा बता कि मेरा जो ये 3 चीजें हैं, पीजीटी, कमांड टास्क एंड एचजीटी, ये तीनों अच्छे चले जाएं, क्योंकि जीडी एंड ऑल मैम उसको सिविल्स की नॉलेज को यूज करके आप फैक्ट्स वगैरह दे के हम्म। उसको अच्छा कर सकते हैं, हम्म। एंड ग्रुप ऑब्स्टिकल, इंडिविजुअल, ये भी ठीक ठाक हो ही जाते हैं। बट बिल्कुल। जो एसेंशियल पार्ट है जीटीओ, हम्म। वो पीजीटी और कमांड टास्क ये सब रहते हैं जिसमें आपको सॉल्यूशंस देने होते हैं, वो मेरा वीक था। तो इसने मुझे यही बताया था कि बेसिकली 2 बातों का याद रखना है, कि एक तो किसी एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे जाना है, और लास्ट बंदे को कैसे ब्रिंग अप करना है, और बिल्कुल। दूसरा जो बेसिक सी बात है कि आपको फट्टे के एंड को कैसे बैलेंस करना है, और फट्टे का जो बेली पार्ट है, मिडल पार्ट है, उसको कैसे नीचे जाने से रोकना है। हम्म। तो फिर उसने कुछ मुझे एग्जांपल्स दिखाए थे, कुछ फोटोज दिखाई थी, हाँ हाँ। एंड कुछ दिन में जो है ना मैं रिलेटिवली समझ गया था कि एक्चुअली में जीटीओ की डिमांड क्या है। बेसिकली बिल्कुल। हमें एक लॉजिकल सॉल्यूशन जो है वो देना है जिसमें फट्टा नीचे ना गिरे और पीछे से ऊपर ना उठे। तो पूरे जीटीओ में मेरा जो है मैं ध्यान इसी बात पर था कि कुछ ऐसे लॉजिक्स दिए जाएं जिससे कि एक वर्केबल सॉल्यूशन दिया जाए, क्योंकि इससे पहले मैं इस बात से एग्री कर रहा हूँ कि मैंने कभी जीटीओ में ऐसा अच्छा परफॉर्म किया नहीं था, आई वाज वीक। तो आई एम थैंकफुल टू माई फ्रेंड्स ऑल्सो कि जो है जीटीओ में मैं अच्छा कर पाया, एंड वो जो जीडी का पार्ट था, जीपी का पार्ट था, उसमें जो है मैम नॉलेज काम आ गई हम्म। सिविल्स की, तो वो लेक्चरेट हो गया जैसे, तो वो हम्म। वैसे अच्छा हो गया था। बिल्कुल। फिटनेस वगैरह का जो है ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस में, इंडिविजुअल में, उसमें बस ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस था, कुछ ज्यादा खास नहीं था। बट और फैक्टर्स थे, उसने इतना अच्छे से एम्पावर किया, बाकी चीजें भी आई थिंक वो मैनेज आउट हो गई, कवर अप। तब तक हो गई। हम्म। राइट करते थे। आई थिंक मुझे एक चीज दिमाग में आ रही है कि एट द एज ऑफ 22, फोकसिंग वेरी प्रिसाइजली ऑन एग्जाम्स, फैमिली का सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट होता है पूरे ही जर्नी में, नॉट ओनली ऑन एनी एस्पिरेंट्स लाइफ, मुझे ऐसा लगता है। तो हाउ हैज बीन द सपोर्ट ऑफ योर पेरेंट्स ड्यूरिंग दिस जर्नी, एंड आई मीन उनका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है? मैम थोरोली, कंप्लीटली, शेयरली गुड, आई वुड से।
क्योंकि घर के काम का कोई लोड नहीं आया कभी मेरे पे। एंड जितना भी मैंने एग्जाम्स वगैरह पे फोकस किया है, तो उन्होंने मतलब कहीं ना कहीं पढ़ाई में मदद ही करी है। इवन की मेंस में तो मेरी मदर ने काफी जो है मेरे नोट्स वगैरह भी बनवाए थे। तो फैमिली का सपोर्ट तो एक्सट्रीमली गुड, मतलब मैं, मुझे लगता नहीं है कि शायद इससे ज्यादा वो दे सकते थे। बिल्कुल बट मैम वही है कि जब आप इतने एग्जाम्स की तैयारी करोगे तो यू विल श्योरली मिस आउट ऑन ए फ्यू थिंग्स। ओके। ठीक है, तो उतना मैं जो है ना फैमिली के साथ, जैसे मेरे मामा एंड ऑल, वहां पे मैं इतना इंटरेक्ट नहीं कर पाया, कहीं जा नहीं पाया। तो फैमिली का सपोर्ट तो था, बट मिस आउट भी बराबर करना पड़ता है अगर आप इतने सारे एग्जाम्स जो है लेके चल, इन इतने सारे क्या, अगर आप सिविल सर्विसेज लेके चलेंगे तो ही आपको मिस आउट बहुत करना पड़ेगा। One last thing, there are people who are preparing, either they are getting screen out, conference out, and कई बार ऐसा होता है कि मेरिट आउट भी हो जाते हैं, एंड जो वो फेज होता है वो बहुत डिमोटिवेटिंग एंड डिमीनिंग होता है। तो उन एस्पिरेंट को आप कुछ कहना चाहो, बिकॉज यू हैव कम ऑन द अदर साइड, फेसिंग ऑल, क्लियरिंग ऑल द ऑब्स्टिकल्स, सो एनी मैसेज फॉर दोज एस्पिरेंट्स? मैम आई थिंक द ओनली मैसेज इज कि यू शुड कीप इन माइंड कि व्हाई यू स्टार्टेड। ओके। ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ था। मैं जब मैं 2-3 एसएसबीज में क्वालिफाई नहीं कर पाया था, तो मुझे भी लगता था कि ना आई शुड गिव अप। एंड मैं तो सही बता रहा हूँ कि ज्यादातर लड़के जब वो कॉन्फ्रेंस आउट होते हैं ना, तो वो पता है क्या बोलते हैं कि भाई ये लास्ट था, आज के बाद नहीं आऊंगा यहाँ पे। बट दे कम बैक, क्योंकि राइट। वो उस टाइम पे वो जो है ना फीलिंग जो है थोड़ी डाउन हो जाती है कि भाई बस बहुत हो गया, क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा ट्रोमेटिक भी है। इतने मल्टीपल एसएसबीज देना, उनमें फेलियर देखना, आप मैसूर अपना बैग पैक करके जा रहे हो एंड देन यू कम बैक खाली हाथ। तो मैम वो हिट करता है। बट आई वुड सजेस्ट कि यू शुड कीप इन माइंड कि व्हाई यू स्टार्टेड। वो जो इनएडिक्वेसी थी या फिर वो जो रीजन था, वो जो कारण था जिसके कारण आपने शुरू किया था, इट मे बी योर फादर, इट मे बी योर पेरेंट्स, इट पर्सनल मतलब बिलीफ हो सकता है, या फिर आपके पर्सनल गोल्स हो सकते हैं कि मुझे एनडीए या आईएम में क्यों जाना है। तो वो उन गोल्स को अपने माइंड में रखो। एंड डिफेंस एस्पिरेंट तो वैसे भी मेंटल रोबस्टनेस के लिए जाने जाते हैं, इतने मल्टीपल एसएसबीज में फेस करते हैं वो इतना कुछ। तो आप लोगों के लिए तो क्विटिंग इज नॉट एन ऑप्शन। एंड मैंने भी जो है 6 कॉन्फ्रेंसेस दी हैं, एंड इवन आफ्टर सिविल सर्विसेज इंटरव्यू आई डिडंट क्विट। तो आई थिंक कि फौजी माइंडसेट रखो एंड बी रोबस्ट, बी मेंटली रोबस्ट, दैट मैसेज में। I literally love the conversation, Aditya. Thank you so much for joining me for this video, because I know कितना hectic चल रहा है and still we managed to do it. So I'm really very happy that you joined me. Thank you so much and wishing you all the very best from the whole aspirant side and from my end. Thank you so much for joining me, Aditya. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for letting me speak. Thanks for watching the video and let me know in the comment section below if you have any doubts. Follow for more such content. Jai Hind.